बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टैक्स अकेडमी के 40th सेशन में हम हाज़िर खिदमत हैं। आज के सेशन का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कुरान पाक से करते हैं। मोहतरम ताहिर साहब से गुजारिश करूँगा आएँ तिलावत कुरान पाक से सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सेशन को आगे बढ़ाने से कबल मैं गुजारिश करूँगा तमाम हाज़रीन से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बुनियादी तौर पे जो फ़ाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर एक नया इंट्रोड्यूस टैक्स कैपिटल वैल्यू टैक्स के नाम से, जिसको शायद हमारे सेमिनार्स में, हमारे प्रोग्रामात में, हमारे टैक्स के फ़ोरम पे कोई इतनी अहमियत नहीं दी गई। ये एक मुकम्मल इंडिपेंडेंट एक लॉ फ़ाइनेंस एक्ट 2022 के ज़रिए मुतारिफ़ कराया गया। इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट आई हैं जो अभी रिसेंटली 22 अगस्त को एक अमेंडेड ऑर्डीनेंस आया, उसके अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट आई हैं। तो इसकी बुनियादी तौर पे इसको समझना, कुछ टैक्स इसका विद रिटर्न पे होना है, कुछ टैक्स इसका एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र्स पे होना है, गाड़ियों का, चीज़ों का। लेकिन इसको प्रॉपर अप्लाई करना अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने टैक्स की फ़ाइल्स के लिए, उसके लिए इसको बेहतर अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और अनफॉर्चुनेटली जो मैंने देखा है कि जितने भी टैक्स के प्रोग्रामात हुए हैं उनमें इसको अमूमी तौर पे इग्नोर किया गया कि इसके ऊपर कोई ख़ास डिस्कशन नहीं हुई। तो आज हम इसको प्रॉपर देखेंगे कि फ़ाइनेंस एक्ट 2022 में और बाद में इसमें अमेंडमेंट्स क्या हैं, कैपिटल वैल्यू टैक्स किन पे एप्लीकेबल होना है, किन रेट्स पे होना है, क्या एक्सक्लूजन्स हैं, क्या इसकी मेथडोलॉजी है। मैं गुजारिश करूँगा सर मोहम्मद मंशा सुखेरा साहब कि वो आएँ और हमें इसके ऊपर रहनुमाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल वैल्यू ऑफ टैक्स, टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो बेसिकली इसकी अगर पहले हम हिस्ट्री देख लेते हैं, हिस्ट्री के बाद फिर इसको देख लेते हैं, क्योंकि पहले जो कैपिटल टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट जो है ऑलरेडी भी रहा हुआ है। तो पहले फाइनेंस एक्ट ये कैपिटल वैल्यू टैक्स लेविड अंडर, पहले पुराना जो सब सेक्शन, ये सेक्शन 7 था फाइनेंस एक्ट 1989, इसके तहत ये टैक्स लगता था। तो इसमें इमूल प्रॉपर्टी पे, शेयर पे, गाड़ियों पे डिफरेंट रेट चलते रहे हैं। तो इसी तरह एक कॉर्पोरेट वैल्यू ऑफ एसेट भी, जो कंपनीज है उनके एसेट पे भी एक इसी तरह है। बेसिकली इसका जो ये ड्राइव होती है पावर टू लेवी टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट जो है वो एंट्री नंबर 50 है ऑफ द लेजिस्लेटेड लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले हम उसको देख लेते हैं, देख के तो फिर हिस्ट्री को देखते हैं, इसको देखते हैं, फिर अब करंट वाली सिचुएशन हम देखेंगे। Constitution, Federal Legislative List, entry number 50. मैंने कहा था आप रखना है इसको। पार्ट 1 है फेडरल लेजिस्लेचर 4th शेड्यूल, एंट्री नंबर 50।
ये जो लेजिस्लेटिव लिस्ट है, ये दीज आर द फील्ड ऑफ लेजिस्लेशन, जिसमें पावर्स लेजिस्लेटर के पास पावर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर जो हैं वो आर्टिकल जो है 141, 142, 143 और 143 एंड 4 तक हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 41 जो है, 141 जो उधर नहीं लेके नहीं जाना, वो है टेरिटोरियल पावर कि किस इलाके की कौन प्रोविंस किस इलाके की लेजिस्लेशन करेगा, और फेडरेशन किस इलाके की किस एरिया की वो टोटल फेडरेशन की टैक्सेशन करेगा, जो भी फेडरेशन में पाल करते हैं, और प्रोविंस अपने अपने इलाके का। इसी तरह 142 जो है वो सब्जेक्ट मैटर की पावर्स हैं कि कौन से एरिया जो हैं, जो ये फेडरल लिस्ट जो 1 और 2 है, इसमें जो मैटर मेंशन है या सब्जेक्ट मैटर हैं, ये फेडरेशन का सब्जेक्ट है। इसके अलावा जो है वो प्रोविंशियल का सब्जेक्ट है। तो ये एंट्री नंबर 50 जो है, किधर गई बेटा, ये एंट्री नंबर 50 जो है वो डील करती है टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट, नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये 18 अमेंडमेंट में 18 जो अमेंडमेंट है 18 अमेंडमेंट एक्ट 2010 में यहाँ अमेंडमेंट आई है। इससे पहले था नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन कैपिटल ऑन गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो पहले गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो एक्सक्लूडेड था, और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला एक्सक्लूडेड नहीं था। वो समझ लें कि कैपिटल वैल्यू टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू एसेट इंक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी थी। इस 2010 से पहले 18 अमेंडमेंट से पहले जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो भी फेडरेशन की पावर थी, और इन द लाइट ऑफ दैट पावर पहले जो टैक्स कैपिटल वैल्यू ऑफ टैक्स लगता रहा है ऑन टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, मूवेबल पे भी, इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे भी। तो इसको अगर हम पढ़ें तो टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट में दोनों ही शामिल है, इमूवेबल भी और मूवेबल भी। तो पहले मूवेबल भी शामिल था और इमूवेबल भी प्रॉपर्टी पे टैक्स था, और गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो इस हेड में शामिल नहीं था, तो उस पर टैक्सेशन नहीं हो सकती थी। लेकिन अदरवाइज मूवेबल एसेट भी और इमूवेबल एसेट भी और उनकी जो कैपिटल वैल्यू है उस पर टैक्सेशन जो है वो फेडरेशन की पावर थी। और जब ये अमेंडमेंट आई तो नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इट मीन 2010 आफ्टर द 18 अमेंडमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो कैपिटल वैल्यू है वो इसकी पावर से निकाल दी गई। अब 18 अमेंडमेंट के बाद जो पावर है विद रिगार्ड टू लेवी ऑफ टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट वेंट टू प्रोविंसेस, तो अब नहीं है। अब जो है प्रोविंस लगा सकते हैं, अब फेडरेशन टैक्सेशन नहीं लगा सकती ऑन द कैपिटल वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी जो होगी उसकी पावर इसके पास है। अब फेडरेशन के पास अकॉर्डिंग टू दिस एंट्री किसकी पावर है, वो कैपिटल वैल्यू ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की नहीं है। बस ये बेसिक कंसेप्ट यहाँ से हमने स्टार्ट करना है टू अंडरस्टैंड कि कहाँ तक वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो लेवी टैक्स लगा है वो वैलिड है, इनवैलिड है। कॉन्स्टिट्यूशनली आप उसकी रेट फाइल कर सकते हैं, स्ट्राइक डाउन हो सकता है, नहीं हो सकता, वो उसको हम आगे देखते हैं। तो पहले इस वक्त इस एंट्री के बाद 18 अमेंडमेंट के बाद जो पावर है टू लेवी टैक्स ऑन द कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल की पावर है उस पर लगाया जा सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के फेडरेशन के पास पावर ही नहीं है, वो प्रोविंस ने लगाना है, क्योंकि ये जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है इसमें जो भी मैटर मेंशन है उनकी पावर पार्ट 1 और पार्ट 2 में वो फेडरेशन के पास है। जो इसमें से एक्सक्लूडेड हैं या इसमें लिखे ही नहीं हुए वो सारी की सारी प्रोविंस की पावर है। और ये 142 जो आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट मैटर में कि एक्सक्लूसिव डोमेन है फेडरेशन की, जो मैटर यहाँ मेंशन है, जो इसमें मेंशन नहीं है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। अगर उस पर कोई लॉ बनाएगी फेडरेशन तो वो इंक्रोचमेंट ऑफ पावर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटर होगा, तो इसलिए उसको फिर हम कह सकते हैं कि वो इनकम्पिटेंट है, फेडरेशन की पावर नहीं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम देखा जाता है। इससे पहले जो कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट थी, टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू एसेट, उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी पे फेडरेशन की पावर थी, तो अकॉर्डिंगली फेडरेशन ने पहले जो पुराने वाला सेक्शन 7 है ऑफ फाइनेंस एक्ट 1989 उसके तहत टैक्स लगते रहे उसके मुताबिक, क्लियर। तो उसको आए, अब हम पुराने वाला देख लेते हैं फिर नए वाला देखेंगे। सर इसमें फिर इसका मतलब 7E भी जो इस बार आया
वो और चीज़ है बेटा, वो तो रेंट है। क्या रेंट पे तो पावर है ना। 7A का पूरा अच्छा, पहले ये देख लें कि ये कैपिटल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे इनकम जो आएगी, डिविडेंड, ये वो नहीं, कैपिटल वैल्यू से उसकी जो मेन आपकी जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो होती है कैपिटल वैल्यू। आप बेचें तो जो प्रोसीड आती है, जो आपने इन्वेस्टमेंट की, वो होती है कैपिटल। जो उससे जनरेट होती हैं जो इनकम, वो डिविडेंड, रेंट या अदरवाइज कोई किसी नेचर की इनकम वो प्रोड्यूस करेगी, जो उससे अराइज होगी। जैसे फ्रूट ऑफ ट्री है, ट्री कैपिटल है, फ्रूट जो है वो रेवेन्यू इनकम है। तो जो कैपिटल उसी ट्री को बेचेंगे, जो आपकी अमाउंट आएगी वो कैपिटल वैल्यू है। अगर उससे जो फ्रूट आएगा उसको अगर आप बेचेंगे तो वो फिर आप समझे कि रेवेन्यू है। फ्रूट पे टैक्सेशन तो अगला 47 है ना, टैक्सेस 40 टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन इनकम जो होगी, इनकम्स, गेन्स, डिविडेंड, ये रेंट सारे जो है वो जो रेगुलर आपकी या रेगुलर रख लेंगे, उससे रिसीट या रेवेन्यू आएगा, उस पर टैक्सेशन की पावर 47 में। कैपिटल वैल्यू जो है, ओरिजिन को आप बिजनेस ही आज बेच दें तो वो कैपिटल रिसीट होगी, ठीक है ना। कैपिटल और रेवेन्यू पहले अंडरस्टैंड कर लें। यहाँ कैपिटल की बात है कि कैपिटल वैल्यू जो होगी उस पर टैक्सेशन कब करनी है। या जनरली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो रेवेन्यू रिसीट का है, वो कैपिटल वैल्यू पे टैक्सेशन का ला ही नहीं है। डायरेक्टली इंटरेक्टली जहाँ अनलेस सेंट्रल कोई कैपिटल इनकम को, कैपिटल वैल्यू पे तो टैक्सेशन है ही नहीं, कैपिटल इनकम पे समटाइम है। वो भी है अगर लॉ में उन 5 हेड में लॉ ने स्पेसिफिकली मेंशन किया हो कि ये कैपिटल रिसीट भी टैक्सेबल है, तो उस सिचुएशन में वो कैपिटल रिसीट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ क्योंकि ये टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट है, तो कैपिटल वैल्यू ओरिजिनल जो है जिसका सोर्स ही ख़त्म हो जाए और कैपिटल आप रियलाइज कर लें, बेच दें, तो उसमें टैक्सेशन होनी है कि नहीं, ये इसका है। तो इसमें अब जो एंट्री है वो मूवेबल एसेट की तो पावर फेडरेशन पे के पास है। इमूवेबल कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी वो पास पावर है प्रोविंशियल के पास। तो पहले फेडरेशन के पास ही पावर थी। तो पुरानी अब हिस्ट्री हम देख लेते हैं। उसके सेक्शन किधर बेटा, ये वाला सेक्शन था, ये पहले इनेक्ट होता रहा। 7 सेक्शन था फाइनेंस एक्ट 1918, इसमें पहला साल इसके तहत हुआ, तो इसमें ये टैक्स लगता रहा और हर साल बाद 2 साल वो चेंज होता रहा। इसमें अगर देखें तो इसमें जिन लोगों पे लगता था, इसमें कंपनी भी थी, एओपी भी थी, आपका इंडिविजुअल भी था, गिफ्ट है, एक्सचेंज है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, रेवोकेशन है, बॉन्ड है। इसमें जो इनहेरिटेंस वाली चेंज, सरेंडर, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी थी वो नहीं थी, उसमें से एक्सक्लूड की थी। ये करके तो ये सारे नीचे ये उनको फिर डिफाइन भी किया हुआ है, हम जस्ट रिव्यू कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी को 3 कैटेगरी में इसमें किया हुआ था कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उस पर टैक्सेशन क्या है, ये डिफरेंट सिक्योर फैक्टर के मुताबिक थी। इसी तरह आपकी जो प्रॉपर्टी थी अर्बन एरिया की प्रॉपर्टी पे टैक्सेशन थी, ये रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल बाद फ्लैट है, फ्लैट के बाद कमर्शियल प्रॉपर्टी है। तो इसके बाद ये डिस्क्रिप्शन, ये बाकी और ऐसे मुदारबा सर्टिफिकेट भी लगता था, स्टॉक एक्सचेंज के शेयर भी लगते थे, गाड़ियाँ पोर्टेड है उन पर भी लगती थी। तो ये इस तरह ये लगता रहा पहले, मूवेबल पे भी मूव, क्योंकि दोनों की पावर थी तो दोनों में ये चलता रहा। आगे 7, 8, 9, 10, 11 इसमें इसका वैल्यूएशन का प्रोसीजर भी इसमें दिया हुआ था, कलेक्शन का प्रोसीजर भी इसमें दिया हुआ था। और इसी तरह बाकी जो है कि अगर कोई नहीं देता तो उसकी रिकवरी क्या करनी है, अपील क्या करनी है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लाशा जो हैं वो अप्लीवेबल होगी। सेक्शन 9 था कि आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसके रूल रेगुलेशन प्रेस्क्राइब का, और उसने रूल जो कैपिटल वैल्यू रूल्स है 1990 वो प्रेस्क्राइब कर दिए तो किस तरह करेंगे और किस तरह फाइल करेंगे। तो फेडरल गवर्नमेंट किसी चीज़ को एग्जाम कर सकती है, ये 10 था। इसी तरह के आप देखेंगे इसी को उधर फॉलो किया होगा, इसमें 10 में था, वहाँ सेक्शन हो सकता है 12 हो, तो आगे देख लें। इसी तरह ये था, क्लियर जी, ये पुरानी हिस्ट्री थी। अब आ जाएं तो पुरानी हिस्ट्री को ही फॉलो करते हुए उन्होंने इसी को ही, डिस्पाइट ऑफ के पावर नहीं है, इसी को आगे फॉलो करके अब जो है अब हम अपने वाले, इसी तरह कॉर्पोरेट जो एसेट थे उन पे भी 1 साल लगा था पुराना, तो 2001 से पहले कहीं, तो वो भी फिर आगे चलता 1-2 साल चला, ख़त्म हो गया। तो अब जो है अब सेक्शन 8 है जो कि इंसर्ट जो कि आया है इन द फाइनेंस एक्ट 2022, तो उसमें उसको हम देखते हैं। उसमें देखते हैं कि चार्जेबिलिटी क्या कहीं कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, इनवैलिड है, या पार्शली वैलिड है, पार्शली इनवैलिड है।
तो इंट्रावायरीज है या अल्ट्रावायरीज है, तो ये हम उसकी सिचुएशन देखेंगे। अगर टोटली इंट्रावायरीज है या टोटली अल्ट्रावायरीज है या इंट्रा और अल्ट्रावायरीज का मतलब है कि उसके मुताबिक है या उसके अगेंस्ट है। कि इंट्रावायरीज का मतलब होता है कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जो अल्ट्रावायरीज है इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो टोटल होली इंट्रावायरीज है या इंट्रावायरीज है या पार्शली इंट्रावायरीज है या इसी तरह होली अल्ट्रावायरीज है या पार्शली इंट्रावायरीज है और पार्शल अल्ट्रावायरीज है। तो उसको हम फिर अगर स्ट्राइक डाउन करना है तो कोर्ट कैसे करेगा, सारा ही करेगा, आधा करेगा, ये सिचुएशन हम देखेंगे। फिर उसमें हम देखेंगे कि कौन से डॉक्ट्राइन है, तो वो अप्लाई करते हुए एज ए होल करना है, पार्शली करना है, क्या प्रोसीजर है, क्या कंसेप्ट है, क्या डॉक्ट्राइन है, क्या थ्योरीज हैं। तो इसको हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर उनको देखेंगे कि इसकी सिचुएशन क्या बनेगी। फिर एक रिट भी फाइल हुई है, उसमें भी इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो वायरीज हैं वो चैलेंज हुई हैं, फिर उसको भी हम देख लेंगे, उसको फर्दर एलिब्रेट कर लेंगे। फिर इसमें केस लॉ भी हैं, पुराने भी हैं, वो भी देख लेंगे, आगे जो फ्यूचर में क्या हो सकता है उसको भी रिव्यू कर लेंगे। तो सबसे पहला इसका सेक्शन जो है पहला, फिर हम इसकी प्रॉस्पेक्टिविटी और रिट्रांसपेक्टिव भी देख लेंगे, क्या पिछले सालों पे जो अप्लाई हुआ है लग सकता है, नहीं लग सकता, किस पे पिछले सालों पे है, किस पे अगले सालों है। पहला सेक्शन जो है चार्जिंग का है। इसमें सेक्शन जो सब सेक्शन इसका 2 है, इसी का जो सेक्शन 2 है, 2 विद रिगार्ड टू काइंड या क्लास ऑफ एसेट है कि ये वाला जो लॉ है किन किन एसेट पे लगना है। तीसरा इसमें वैल्यूएशन का है कि इन्हीं एसेट 3 जो क्लास ऑफ एसेट होंगी इनकी भी वैल्यूएशन किस तरह होगी। चौथा फिर इसके बाद कलेक्शन कौन करेगा, कब करना है, किस तरह पेमेंट करनी है, विद होल्डिंग होनी है या क्या करनी है। फिर आगे है अगला सेक्शन जो है वो कि डिपॉजिट कहाँ कराना है। फिर आगे के अगर फेलियर टू डिडक्शन या डिपॉजिट है तो उसका प्रोसीजर क्या है और कौन उसका आर्डर पास करेगा। आर्डर के बाद और फिर उसकी रिवीजन या करेक्शन या वो किस कौन कर सकता है। फिर उसके बाद अपील के मैटर है कि अगर वो आर्डर आपके खिलाफ आ जाता है तो फिर आप अपील कहाँ फाइल कर सकते हैं। फिर साथ ही अप्लीकेशन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रूल जो है वो भी है कि वो सारे के सारे उसी तरह जो इनकम टैक्स वाले इस पे टू द एक्सटेंट वहाँ मेंशन होंगे वो इस पे अप्लाई होंगे। उसके बाद फिर आगे के रूल FBR ने प्रेस्क्राइब करने हैं, तो इसका मेरा ख्याल सेक्शन 11 है, जहाँ जैसे उधर 9 था इधर 11 है कि वो रूल प्रेस्क्राइब करेगा, उसमें प्रोसीजर देगा कि रिकवरी कैसे करनी, कैसे फाइल करना है और कलेक्शन, रिकवरी, रिफंड के प्रोसीजर क्या होंगे। तो उसके लिए सेपरेट रूल होंगे। जैसे 1990 वाले हैं इसके अभी आए नहीं तो वो भी करेंगे। इस तरह कोई एसेट एग्जेम्प्ट करना है तो उसके लिए भी फेडरल के पास पावर हैं कि उन चीज़ों को किन किन को एग्जेम्प्ट करना है, ऐड करने हैं, लेस करने। इसी तरह एक क्लास ऑफ एसेट दिया है कि जिन पे वो टैक्सेशन लगा सकते हैं, वो तो शुरू में ही है। तो इस तरह एग्जम्पशन देनी है कि उसके लिए अब इसका सेक्शन 12 है जिसके तहत फेडरल गवर्नमेंट किसी एसेट को भी ऐड लेस कर सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है उसको। तो इसी तरह एंड में 13 जो सेक्शन है इसका वो है विद रिगार्ड टू के डेफिनेशन है, डीसी कौन है, एसी कौन है, इंस्पेक्टर, एसेट क्या है और दूसरी चीज़ें क्या है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो अब हम पहले वाला चार्जिंग सेक्शन है उसमें प्रॉस्पेक्टिव है, रिट्रांसपेक्टिव है, किन एसेटों पे प्रॉस्पेक्टिव है, किन पे रिट्रांसपेक्टिव है, कब लगना है, तो उसको आप देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये वाला A tax shall be levied, charged, collected and paid on the value of asset at the rate specified in first schedule to this section for the tax year 2022 and onward। तो पहली बात यह है कि टैक्स चार्ज का मतलब है व्हाट पर्सन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट प्रॉपर्टी व्हाट सब्जेक्टमेंट एट व्हाट रेट शैल बी चार्ज। लेवी यूजुअली मीन होता है असेसमेंट, क्वांटिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी। उसके बाद कलेक्शन होता है, आम कलेक्शन करना, रिकवरी करना। पेड उसके बाद वैल्यू ऑफ एसेट, तो वैल्यू ऑफ एसेट आगे नीचे आएंगे क्या वैल्यू कैसे डिटरमिन करनी है। रेट स्पेसिफाई इन शेड्यूल टू दिस सेक्शन, तो वो हम शेड्यूल पहले देख लेंगे कि रेट क्या है। तो यहाँ एसेट हैं, एसेट सब्जेक्ट मैटर है और काइंड ऑफ एसेट है, पर्सन इंडिविजुअल या जो भी दिया होगा, जो होल्डिंग ऑफ एसेट होगा या हर एक के साथ दिया होगा। रेट हम देख लेते हैं और पीरियड कौन सा है, टैक्स पीरियड किस में लगना है, रिट्रांसपेक्टिव है 2022 है एसेट के लिए, लेकिन नीचे प्रोवाइडेड दैट टैक्स शैल बी चार्ज फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2022 इन केस ऑफ मोटर व्हीकल हेल्ड इन पाकिस्तान।
तो गाड़ियों की सिचुएशन में फर्स्ट डे ऑफ जुलाई से है तो 23 का लगेगा, पिछले वाला नहीं है, नहीं तो अदरवाइज पहले में तो उसने कहा था 22 में ही आपका लगेगा ऑनवर्ड जो, ठीक है ना। इसमें प्रोविज़न ला दी तो प्रोविज़न में अकॉर्डिंगली होगा। प्रॉस्पेक्टिव रीट्रांसपेक्टिव का पहले भी हमने कहा था कि लेजिस्लेटर दो जनरल रूल है कि जो भी चार्जिंग सेक्शन होता है या सब्सटेंटिव सेक्शन होते हैं उसमें अमेंडमेंट आए या नया आए तो वो प्रॉस्पेक्टिव होता है, अनलेस उसको एक्सप्रेसली रीट्रांसपेक्टिव बाई द लेजिस्लेटर ने ना दिया हो या थ्रू इम्प्लीकेशन फैक्ट्स आ सकते लगे कि उसने रीट्रांसपेक्ट दिया हुआ है, उसके पास पावर, लेजिस्लेटर के पास पावर है कि किसी लॉ को रीट्रांसपेक्टिव दे या प्रॉस्पेक्टिव दे। तो यहाँ इस रूल के तहत अगर आप दें, चार्जिंग सेक्शन है, ये सब्सटेंटिव प्रोविजन है, उसने एक्सप्रेसली कह दिया कि 22 में लगेगा तो 22 में फिर लगेगा। तो हार्डशिप है नहीं है वो अलहदा एक लिटिगेशन है कि टैक्स पेयर को पहले बताना चाहिए, अदरवाइज उसके साथ चीटिंग है प्लानिंग ताकि वो कर सके ये वगैरह वगैरह, वो ग्राउंड अपनी जगह पे, बहरहाल उसके पास पावर है तो चैलेंज फिर भी ये उस बेसिस पे भी हो सकता है। तो ये वाला, उसके बाद हम रेट पहले देख लेते हैं। तो रेट से पहले हम क्लास ऑफ एसेट देख लें कि ये लगना क्या है, क्योंकि रेट उसके मुताबिक होंगे। तो सेकंड जो है कैपिटल वैल्यू एज शैल बी चार्ज ऑन द फॉलोइंग एसेट। पहला है मोटर व्हीकल हेल्ड इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में मोटर व्हीकल हेल्ड, किसी के हेल्ड से मुराद ओन्ड का वर्ड है, बिलोंगिंग टू, हेल्ड, पोजेशन और ओनरशिप की बात होती है। तो हेल्ड इन इंजन कैपेसिटी एक्सीड 1300 से ऊपर हो, और इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल द बैटरी पावर कैपेसिटी एक्सीड 5 kW, तो इन व्हीकल पे लगेगा। इन व्हीकल एक क्लास ऑफ एसेट में कौन से आए, व्हीकल्स, और व्हीकल इस कैपेसिटी से ज़्यादा दो किस्म के स्पेसिफिक। दूसरी क्लास ऑफ एसेट क्या है, फॉरेन एसेट ऑफ ए रेजिडेंट इंडिविजुअल, ये इंपॉर्टेंट है। रेजिडेंट पाकिस्तानी, उसको हम डेफिनेशन बाद में देखेंगे कि रेजिडेंट की डेफिनेशन है, और उसके फॉरेन एसेट हों वेयर वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द लास्ट डे ऑफ टैक्स ईयर इन एग्रीगेट एक्सीड 100 मिलियन। 100 बिलियन से जो रुपी से आपके एसेट बढ़ेंगे उसके, तो उस पे फिर वो रेजिडेंट इंडिविजुअल के हों, फॉरेन एसेट हों, तो उस वैल्यू हम लेटर ऑन देखेंगे, उस वैल्यू से एक्सीड करेंगे तो फिर उस पे ये चार्जेबिलिटी आएगी। और तीसरा, कोई भी सच एसेट और क्लास ऑफ एसेट एज स्पेसिफाई द फेडरल गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एट रेट नॉट एक्सीडिंग 5% ऑफ द वैल्यू इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब। और इन दो एसेट के अलावा फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर दी गई है, कोई और एसेट भी है जो उसको भी वो स्पेसिफाई कर सकती है, और उस पर उसकी वैल्यूएशन का प्रोसीजर भी, लेवी का भी, कलेक्शन का भी, वो नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें स्पेसिफाई कर सकती है, करके उसमें टैक्स लगा सकती है, और टैक्स की जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट है 5% तक दे सकती है। तो इसमें 3 क्लास ऑफ एसेट हैं जिसमें इस सेक्शन ने टैक्स लगाया है। नंबर 1 व्हीकल है, दूसरा फॉरेन एसेट ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल है, तीसरा कोई भी एसेट हो सकते हैं जो नोटिफाइड, ऐसे कह लें वो नोटिफाइड एसेट बाय द फेडरल गवर्नमेंट, नोटिफाइड एसेट बाय द फेडरल गवर्नमेंट, और फॉरेन एसेट हेल्ड बाय या रेजिडेंट इंडिविजुअल, और व्हीकल जो स्पेसिफाइड व्हीकल जो है, 3 किस्म के लगने। तो फर्स्ट शेड्यूल में इनके रेट दिए हुए हैं, तो साथ ही हम रेट देख लेते हैं। ये सेक्शन 1 का ही रेफरेंस है क्योंकि उसमें दिया हुआ था रेट स्पेसिफाई फर्स्ट ड्यू, तो इस सेक्शन में दिए हुए हैं। तो एसेट डिस्क्रिप्शन इधर है, सीरियल इधर है, मोटर व्हीकल मेंशन इन ए क्लास थी ना उधर, ए में 1 आप सब सेक्शन 2, तो इस पे 1% ऑफ वैल्यू, 1% जो भी वैल्यू होगी उसका 1% होगा। तो वैल्यू सब सेक्शन जो आगे 3 आएगा उसमें वैल्यूएशन का प्रोसीजर है, तो उसमें जो वैल्यू टर्म होगी उसका 1% जो है ये टैक्स होगा। उसके बाद फॉरेन एसेट मेंशन इन क्लास बी ऑफ सब सेक्शन 2, तो 1%, इस पे भी 1% होगा। उसके बाद एसेट मेंशन इन सी ऑफ सब सेक्शन 2 एज स्पेसिफाइड बाय द ऑर्डिनेंस नॉट एक्सीडिंग 5%, 5% से कम। अब 1 से लेके बल्कि 0 से लेके 5% तक फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि उन एसेट पे जितनी चाहे नोटिफाई जो एसेट होंगे, नोटिफाइड रेट होगा, नोटिफाइड प्रोसीजर वैल्यू, ये वो सब कुछ होगा। तो इस तरह आपका पहले 2 सेक्शन जो है, चार्जिंग सेक्शन और क्लास ऑफ एसेट, जिनमें लगना है 1 और अप टू 0 to 5, ठीक है। पहले वाले व्हीकल जो है 1%, फॉरेन एसेट हेल्ड बाई जो है बाय रेजिडेंट इंटू 1%, और नोटिफाइड एसेट बाय द फेडरल गवर्नमेंट, उसमें नोटिफाइड रेट होगा 0 to 5, कोई रेंज भी हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट अब अगला सेक्शन।
सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो है इसका ये डील करता है विद वैल्यूएशन एसेट। 3 किस्म के एसेट हैं और 3 किस्म की वैल्यूएशन अलग-अलग इधर प्रेस्क्राइब प्रोसीजर किया होगा कि उनकी वैल्यूएशन कैसे करनी है। तो पैसे पहले व्हीकल का होगा, फिर वारन एसेट का होगा, फिर जो नोटिफाइड एसेट का होगा। तो हम व्हीकल की देख लेते हैं कि उसकी वैल्यूएशन कैसे करनी है फॉर द पर्पज ऑफ चार्ज ऑफ टैक्स एट द रेट ऑफ 1%। तो पहले इसमें भी 3 कैटेगरी होंगी। एक इम्पोर्टेड व्हीकल होगी, एक व्हीकल असेंबल्ड लोकली मैन्युफैक्चर असेंबल करते हैं वो, एक ऑक्शन वाली होंगी। तो वो हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेड व्हीकल की वैल्यूएशन कैसे करनी है, असेंबल्ड की कैसे करनी है और फिर वो ऑक्शन वाले की कैसे करनी है। फिर ये कब तक टैक्स लगना है वो भी उसमें पीरियड दिया हुआ है कि हर साल में वो अगला साल है 1 साल की, 2 साल की, तो 5 साल तक उसकी वैल्यू चलेगी, आगे ज़ीरो हो जाएगी। तो सबसे पहले इन केस ऑफ मोटर व्हीकल मेंशन इन ए ऑफ सब सेक्शन अबव वेयर व्हीकल इज इम्पोर्टेड इन पाकिस्तान द इम्पोर्ट वैल्यू असेस्ड बाय द कस्टम अथॉरिटी एज इंक्रीज बाय ऑल ड्यूटी एंड टैक्सेस लेवीज एट इम्पोर्ट स्टेज। ये उसी तरह है जैसे 148 में आप इम्पोर्ट चीज़ें करते हैं तो कस्टम ड्यूटी पेड वैल्यू जो है इम्पोर्ट वाली जो इम्पोर्ट की है वो ऑल ड्यूटी एंड टैक्सेस लेवीड एट इम्पोर्ट वो ऐड करके ड्यूटी पेड वैल्यू, ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड वैल्यू जो होगी वो वैल्यू होगी। क्लियर। वेयर व्हीकल इज manufactured assembled locally in Pakistan the ex-factory price inclusive of all taxes and duty। तो एक्सपेक्टिव राइट इंक्लूड है डायरेक्ट ड्यूटी जो होगी उसमें वो शामिल करके वो वैल्यू जो होगी वो उसकी वो होगी लोकली मैन्युफैक्चर्ड की। उसके बाद वेयर व्हीकल इज ऑक्शन द ऑक्शन वैल्यू इंक्लूसिव और जितने ऑक्शन प्राइस जो मिली है उसमें इंक्लूसिव टैक्स ड्यूटी ये होगी। तो तीनों इसकी ये होगी। ठीक है। व्हीकल 3 किस्म के हो गए, इम्पोर्टेड व्हीकल, लोकली असेंबल्ड व्हीकल और ऑक्शन व्हीकल। तो वैल्यूएशन का यहाँ प्रोसीजर दे दिया गया कि इसके मुताबिक जो वैल्यू होगी वो कैलकुलेट होगी और उस पर 1% जो उधर दिया हुआ है वो टैक्स लगेगा। इसके बाद फिर आगे वैल्यू ऑफ मोटर व्हीकल मेंशन इन ए अबव शैल बी रिड्यूस बाय 10% फॉर ईच ईयर फ्राम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच मोटर व्हीकल इज रिक्वायर्ड। तो अगले साल देखनी है तो अगले साल 10% कम 5 सालों तक चलेगी। प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज यूरो आफ्टर 5 ईयर ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन मोटर व्हीकल इज इम्पोर्टेड सोल्ड बाई द लोकल आर ऑक्शन। तीनों सिचुएशन में 10% कम होती जाएगी और 5वां साल तक चलेगी। 6ठे साल में 4 है 5 है 5 साल चलेगी। आफ्टर 5 ईयर जो है आपका वो ज़ीरो समझिए। 5 साल के बाद अगर 6 ईयर आ गया तो फिर उस पर टैक्सेशन नहीं है, कैपिटल वैल्यू नहीं। इन केस अब दूसरा अगला एसेट आ गया सेकंड क्लास ऑफ एसेट। पहले मोटर व्हीकल थी, मोटर व्हीकल पे टैक्सेशन थी, उसकी वैल्यूएशन का प्रोसीजर इम्पोर्टेड की कैसे होगी, आपकी जो लोकली असेंबल्ड है उसकी कैसे होगी, ऑक्शन वाले की कैसे होगी और अगले सालों में है लाइफ उस लाइफ के मुताबिक है। पहला साल है तो ओरिजिनल होगी, आगे होगी तो वैल्यू रिड्यूस होकर 10 कम होती जाएगी और अकॉर्डिंग लगेगी। अब फॉरेन एसेट है तो फॉरेन एसेट की वैल्यूएशन के 2 प्रोसीजर दिए हुए हैं। पहला प्रोसीजर जो है कॉस्ट बेस है, दूसरा फेयर वैल्यू बेस है। In case of foreign asset mentioned in class B of section above, the value shall be total cost of the foreign asset on the last date of the tax year। अब लास्ट डेट ऑफ द टैक्स ईयर क्या होगी, 2022 है तो 30 जून जो है आपका उस दिन आपकी जो वैल्यू, अगले साल 30 जून 23 होगी, 24 होगी, 25 होगी, इस तरह उस दिन उसकी जो कास्ट होगी। कास्ट हो सकता है एसेट की पुरानी और ड्यूरिंग द ईयर ऐड हुई हो, कोई चीज़ें ऐड भी हो सकती हैं। तो एसेट में आप ओरिजिनल प्राइस है प्लस टैक्सेस ड्यूटी है प्लस और आपने जैसे घर है या कोई चीज़ है वो मतलब आपने इंजन डलवा लिया है और जिससे एफिशिएंसी बढ़ गई तो कास्ट बढ़ गई है। तो कास्ट आपकी वो कास्ट जो होगी 30 जून को जो होगी वो आपकी लास्ट ईयर की वो कास्ट ली जाएगी। लास्ट डेट ऑफ द इन रेलेवेंट फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी जिसमें सऊदीया में रियाल है या वो दिरहम है या यूके वाला आपकी पाउंड है या आपका डॉलर है, जो रेलेवेंट करेंसी है उसके मुताबिक उसके अंदर कास्ट देखी जाएगी। फिर उस डेट को 30 जून को इनटू पाक रुपी जो है कन्वर्ट की जाएगी, जो कन्वर्जन रेट है उसके मुताबिक की जाएगी। तो और उसकी एसेट नोटिफाई एज पर रेट नोटिफाई बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉर द सेट डेट। उस दिन जो रेट होगा कन्वर्जन रेट ऑफ द स्टेट बैंक ने नोटिफाई उसके मुताबिक आप टर्न करेंगे तो वो फॉरेन वैल्यू ऑफ एसेट हो जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ चार्ज ऑफ कैपिटल वैल्यू टैक्स एट द रेट ऑफ 1%। पहली बात तो ये होगी कि कास्ट जो है कास्ट उस डेट को लेके कन्वर्ट करनी है इनटू पाक रुपी और फिर उस पर 1 रुपया करना।
दूसरा है वेयर कास्ट ऑफ एसेट एज प्रोवाइडेड वन कैन नॉट बी डिटर्मन विद द रीजनेबल एक्यूरेसी। अगर वो डिटर्मिनेबल नहीं है, जो ली है, इनहेरिटेंस है या अदरवाइज है, कोई चीज़ डिटर्मिन हो ही नहीं सकती कि ज़ीरो कास्ट है, इनहेरिटेंस में, गिफ्ट में डिटर्मिनेशन नहीं हो सकती। तो उस सिचुएशन में फिर क्या है, फेयर वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर। इनडिटर्मिनेबल कास्ट है, वो कास्ट है नहीं या इनडिटर्मिनेबल है, तो उसके मुताबिक फेयर वैल्यू ऑफ एसेट उसी लास्ट डेट को 30 जून को फेयर वैल्यू ली जाएगी उनकी, और फिर उसको इन रेलिवेंट फॉरेन करेंसी में उसकी फेयर वैल्यू ली जाएगी, लोकल करेंसी में नहीं। फिर कन्वर्जन रेट उसी तरह उस 30 जून को लिया जाएगा कि उसका क्या कन्वर्जन रेट है वो लगा के लगाया जाएगा, और फिर 1% कैलकुलेशन। अब वैल्यूएशन है आखिरी एसेट जो था नोटिफाइड एसेट बाय द फेडरल गवर्नमेंट, वो जो एसेट होंगे उसके लिए जो फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, वहाँ जो प्रोसीजर देगी कि इन एसेट की इस तरह वैल्यूएशन होगी, वो कोई भी एसेट हो सकते हैं, तो उनकी वैल्यूएशन का प्रोसीजर वो जो नोटिफिकेशन होगी वो जो रूल रेगुलेशन या पैरामीटर क्राइटेरिया वैल्यूएशन का वहाँ दिया होगा उसके मुताबिक उसकी वैल्यूएशन होगी, और ये जर्नल बाकी रूल अप्लाई नहीं होंगे। उसके बाद चौथा है कि कलेक्शन किस स्टेज पे करनी है, किसने करनी है, कब करनी है, पेमेंट करनी है या कलेक्शन अथॉरिटी ने करनी है। तो इसके लिए उन्हीं 3 एसेट, जैसे 3 एसेट की पहले क्लासिफिकेशन हमने टैक्स रेट पर्पज़ के लिए की है, एक और अप टू 0 to 5 की है। फिर वैल्यूएशन का प्रोसीजर दिया है कि मोटर व्हीकल की वैल्यूएशन किस तरह होगी, उसके भी फिर आगे क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेड व्हीकल है, असम्बल्ड है, एक्शन है। फिर उसके बाद फॉरेन एसेट की हमने वैल्यूएशन की, उसके 2 क्लासेस कर दी, कास्ट वाली क्लास और फेयर वैल्यू वाली, और नोटिफाइड एसेट के नोटिफाई के मुताबिक। तो अब कलेक्शन का प्रोसीजर है कि डिडक्शन एड स्टोर करनी है, कलेक्शन एड स्टोर करनी है या खुद पेमेंट करनी है, तो क्या प्रोसीजर होगा। तो उन तीनों एसेट में तीनों को सामने रखते हुए तो सेक्शन जो है आपका 4 है। तो टैक्स शैल बी कलेक्टेड आर पेड इन द फॉलोइंग मैनर, नेमली ए द कलेक्टर ऑफ कस्टम शैल कलेक्ट एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट ऑफ मोटर व्हीकल मेंशन इतना ऑन द वैल्यू मेंशन सब्शन एट द रेट स्पेसिफाइड फर्स्ट ड्यू। तो अब इसमें जैसे आप इम्पोर्ट चीज़ करते हैं, कस्टम कलेक्टर को आप 148 में पावर दें, यहाँ पावर दे दी कि इम्पोर्टेड व्हीकल जो आप लेंगे या करेंगे तो उसमें जो कलेक्टर कस्टम है वैल्यूएशन उसी तरह डिटरमिन होगी, रेट वही होगा। तो उस ड्यूटी पेड वैल्यू पे वो आपसे जब आपको ड्यूटी टैक्सेस लेगा दूसरे, तो साथ ये कैपिटल वैल्यू भी लेगा आपसे। तो उसने कलेक्शन जो है वो ड्यूटी पोज कर दी गई है ऑन द कलेक्टर कस्टम फॉर कलेक्शन ऑफ कैपिटल वैल्यू टैक्स, तो उसी तरह ले लेंगे। प्रोविजन जैसे 148 में है कि प्रोविजन ऑफ कस्टम एक्ट टू दैट एक्सटेंट उसी तरह अप्लाई होंगे इन द सेम मैनर एट द सेम टाइम सेम प्रोसीजर, तो यहाँ भी उसी तरह कर दिया गया। तो वो 148 वाले रूल रेगुलेशन के मुताबिक यहाँ वही प्रोसीजर पर लगा सकता है। उसके बाद लोकल है मैन्युफैक्चर, तो लोकल मैन्युफैक्चर शैल कलेक्ट टैक्स फ्राम द बायर ऑफ द मोटर व्हीकल मेंशन व्हेन ऑन द वैल्यू मेंशन एट द रेट स्पेसिफाइड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में जो जब वो इसमें ड्यूटी जो लोकली मैन्युफैक्चर व्हीकल है इसकी ड्यूटी क्या है, वैल्यू क्या है, किसने कब करना है, तो इस सिचुएशन में वैल्यू उसी तरह होगी और कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो असम्बलर है, सेलर है टू द बायर उस पर है, और करनी कब है वो आगे देख लेते हैं। एनी पर्सन पहले उसकी ऑक्शन वाले की भी देख लेते हैं, फिर उसकी है कब करनी, यूजुअली एट द टाइम ऑफ सेल है, जब इंस्टॉलमेंट करनी हो तो इंस्टॉलमेंट के साथ साथ है, ऐसे समझ रहे। तो आगे एनी पर्सन मेकिंग सेल बाई ऑक्शन और ऑक्शन बाई टेंडर ऑफ मोटर व्हीकल मेंशन ए बी ऑप्शन ना शैल कलेक्ट फ्रॉम द पर्सन टू होम मोटर व्हीकल इज सोल्ड ऑन द वैल्यू मेंशन इन सबसे एट द रेट स्पेसिफिक। तो ऑक्शनर जो होगा, जो ऑक्शन कर रहा है या जिसको अथॉरिटी दी गई है वो कलेक्ट करेगा। रेट शेट वैल्यू ऊपर दिए हुए 1% है, वैल्यूएशन का प्रोसीजर ऊपर दिया हुआ है। उसके बाद वेयर सी एंड डी, सी कौन सी है, सी है असेंबलिंग वाला और दूसरा ऑक्शन वाला। ऑफ दिस सेक्शन अप्लाई द टैक्स शैल बी कलेक्टेड एट द टाइम का, क्योंकि उसमें नहीं दिया था, इम्पोर्ट वाला दिया हुआ था कि एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस, तो उस वक्त करना है, तो इसका टाइम इसमें दिया हुआ है। ABCD अप्लाई द टैक्स शैल बी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल और वेयर पेमेंट इज मेड इन इंस्टॉलमेंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो अगर होली सेली एट द टाइम ऑफ सेल है तो सारे पैसे उस वक्त, इंस्टॉलमेंट है तो पहली इंस्टॉलमेंट के सारे टैक्स ले लेना, तो बाद में बाकी इंस्टॉलमेंटें आती रहेंगी। एंड टैक्स कलेक्टेड शैल बी पेड टू द credit of the federal government through remittance to the federal treasury or deposited in any authorized
ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नेशनल बैंक आर विद इन 7 days ऑफ द डेट ऑफ कलेक्शन। 7 दिनों के अंदर अंदर ये कलेक्टिंग अथॉरिटी जो है वो ऊपर वाली कलेक्टिंग अथॉरिटी एक आपका था कस्टम अथॉरिटी थी, फिर ऑक्शन अथॉरिटी थी, फिर असम्बलर है। उन्होंने जब करना है तो 7 डे के अंदर अंदर पैसे कलेक्ट, ये दिन डिडक्शन की है या कलेक्शन की है गवर्नमेंट की ट्रेजरी में या स्टेट बैंक के नोटिफाइड बैंक जो है या नेशनल बैंक है वहाँ जमा करा देनी। उसके बाद प्रोवाइडेड अगर फेडरल गवर्नमेंट या ये करते हैं तो उन्होंने उसी दिन ही जमा कराने। वो प्रोवाइडेड दैट टैक्स कलेक्टेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट शैल बी पेड टू द क्रेडिट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ऑन द डे टैक्स इज कलेक्टेड। तो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या आपकी लोकल अथॉरिटी, इनके लिए उसी दिन ही जमा कराना है। कलेक्टर ऑफ कस्टम के लिए, असम्बलर के लिए, ऑक्शनर के लिए तो विद इन 7 days जो जिस दिन कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन के भी टाइम दे दिए गए हैं कि इस डेट इस टाइम पे कलेक्शन करनी है और विद इन 7 days आपने जमा करा देनी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन करती है उस पर भी ड्यूटी लगाई गई है कि उसने जो वहाँ उनमें अगर कहीं डिडक्शन नहीं हुई, जो व्हीकल वाले हैं, ऑक्शनर ने नहीं की, इम्पोर्टर ने नहीं की, असम्बलर ने नहीं की, तो एक्साइशन अथॉरिटी जब रजिस्ट्रेशन करेगी तो उस वक्त फिर वो कर लेगी। ऑन मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट एट द टाइम रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल और ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्ट्रेशन, या पहली या बाद में ट्रांसफ़र कहीं होगी, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर शैल कलेक्ट टैक्स ऑन द वैल्यू ऑफ मोटर व्हीकल एट द रेट ऑफ स्पेसिफाइड फर्स्ट यूज प्रोवाइडेड दैट टैक्स अंडर दिस क्लास शैल नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम द पर्सन फ्रॉम होम टैक्स हैज़ बीन कलेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम व्हीकल अंडर दिस सेक्शन एट द टाइम ऑफ। वो अगर पहले एट द टाइम ऑफ पोर्ट कलेक्टर ने काट लिया है, कलेक्ट कर लिया है, या लोकल मैन्युफैक्चरर ने कर लिया है, या ऑक्शन वाले कर लिया है, फिर ये अप्लाई नहीं होगा। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर ये अप्लाई होगा, वहाँ से बचेगा तो यहाँ फंसेगा। ठीक है। तो उसके बाद इन केस ऑफ एसेट मेंशन इन बी ऑफ द, ये अब वो सारी कलेक्शन प्रोसीजर किसके थे, उसके थे मोटर व्हीकल के। अब आ गए विद रिगार्ड टू फॉरेन एसेट हेल्ड बाई रेजिडेंट। इन केस ऑफ एसेट मेंशन इन बी ऑफ सबसेक्शन 2 मीन फॉरेन एसेट जो है, पर्सन होल्डिंग द एसेट शैल बी लायबल टू पे टैक्स एट द टाइम ऑफ इनकम टैक्स फॉर द टैक्स ईयर इज ड्यू इन द मैनर प्रेस्क्राइब। जब हमने रिटर्न फाइल करनी है तो रिटर्न के साथ ही आपने फॉरेन एसेट जो आपके पास हैं, रेजिडेंट इंडिविजुअल के पास जो फॉरेन एसेट है, उसके साथ ही रिटर्न के साथ ही जो ड्यू टैक्स बनेगा वो वैल्यूएशन हमने पढ़ ली ऊपर क्या है, उसके मुताबिक कास्ट बेस्ड या फेयर वैल्यू बेस्ड वो फॉरेन करेंसी में, और उसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करके 100 मिलियन तक छूट है आपकी, उसकी एक्सेस है तो उसको आपने 1% लगाना है और रिटर्न के साथ ही आपने जमा कराना है। ये इनकम टैक्स के सीवीटी का अपना कुछ चालान बनेगा इनकम टैक्स रिटर्न में? हाँ, तो अपना चालान उसके अंदर लिखा होगा सीवीटी, या दर्ज में आप डाल देंगे उसमें सीवीटी लिख देंगे। उसका आगे प्रोसीजर प्रेस्क्राइब रूल अभी आए नहीं, अगले सेक्शन हम देखते हैं, उसके लिए रूल भी वो प्रेस्क्राइब कर देंगे। CPR वही वाला बनना है, CVT का अलहदा बनना है या किस तरह बनना है, आगे हम इसके आगे पढ़ते हैं। ये तो अभी हम कलेक्शन देख रहे हैं, कलेक्शन के बाद फेडरल गवर्नमेंट को देना है, प्रोसीजर क्या लगाना है वो आगे देख लेते हैं। उसके बाद तीसरा एसेट है, तो ये हम देख रहे थे कलेक्शन की या पेमेंट की। कलेक्शन वाला पहले हमने मोटर व्हीकल के देखे हैं प्रोसीजर कलेक्शन के, किसने करना है, कब करना है, कितना करना है, वैल्यूएशन तो पहले आपने देख ली। उसके बाद ये फॉरेन एसेट के हो गए, फॉरेन एसेट आपने खुद जमा कराना है, जिस पे लगता है उसने खुद जमा करना है। उसके बाद अगला ये बेटा उसको नहीं बेटा, उससे पहले एक एसेट रह गया। In case of asset notified asset by the government, above tax shall be collected or paid in the manner as specified in the notification। जो थर्ड कैटेगरी थी नोटिफाइड एसेट वाली, वो नोटिफिकेशन जो मेंशन होगा कब कैसे जमा कराना है, किसने कलेक्ट करना है या पेमेंट करना है, रिटर्न के वक्त या आगे या पीछे या कोई और कलेक्ट करेगा, वो उस नोटिफिकेशन में जो मेंशन प्रोसीजर होगा उसके मुताबिक होगा। ठीक है। उसके बाद आगे है कि प्रोसीड ऑफ द टैक्स कलेक्टेड ये कहाँ जाएगी, शैल बी क्रेडिटेड टू द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड अंडर द हेड स्पेसिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट जो है इसका अलहदा हेड, जैसे इनकम टैक्स का होता है, फेडरल एक्साइज का होता है, दूसरों का होता है, तो जहाँ कंसोलिडेटेड फंड में इसका भी अलहदा फेडरल गवर्नमेंट कोई हेड स्पेसिफाई कर देगी और ये टैक्सेस वहाँ फिर जाएंगे।
क्लियर। उसके बाद फिर अब फेलियर की, अगर वो अथॉरिटी जो है वो इम्पोर्ट अथॉरिटी इम्पोर्ट स्टेज पे कलेक्ट नहीं करती, या असम्बलर नहीं करता, या आप ऑक्शनल अथॉरिटी नहीं करती, या रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नहीं करती, या आप खुद जमा नहीं कराते आप, या जो नोटिफाइड एसेट है उसमें जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक नहीं करते, तो फिर 6, 7, 8 इसके लिए है। फिर उसको रिकवरी, उसकी रिकवरी के लिए वेयर पर्सन फेल टू पे दैट, जैसे 161-205 है वाला है, वही वाला प्रोसीजर इधर लगाया हुआ है। वेयर ए पर्सन फेल टू पे द टैक्स आर टू कलेक्ट टैक्स आर फेल टू पे द क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट आफ्टर हैविंग कलेक्टेड द टैक्स पर्सन शैल बी पर्सनली लायबल टू पे। बिल्कुल 161 वाली लैंग्वेज है कि आपने डिडक्ट कर लिया, जमा नहीं कराया, डिडक्ट किया और जमा नहीं किया, या डिडक्ट ही नहीं किया, तो दोनों सिचुएशन, नॉट डिडक्टेड फिर रिकवर हो सकता है, डिडक्टेड एंड नॉट डिपॉजिटेड फिर हो सकता है, या आपने खुद जमा कराना था, आपने जमा नहीं कराया, फिर भी फेलियर हुआ है, तो फिर भी इसमें आ जाएगा। पर्सनली लायबल अमाउंट ऑफ टैक्स एंड डिफॉल्टर एट द रेट इक्वल टू 12% पर annum। पहला आपने ओरिजिनल भी देना है और 12% आपने डिफॉल्ट सरचार्ज भी। अनपेड अमाउंट फॉर द पीरियड कमेंसिंग ऑन द डेट ऑन टैक्स वाज ड्यू एंड एंडिंग ऑन द डेट ऑन विच वर पेड। जिस दिन आपने पे किया और जिस दिन आपको ड्यू था, तो उस दिन ड्यू डेट से लेके ड्यू वो टाइम वाले से ड्यू होना है, जिस वक्त उसने कलेक्ट करना था या डिडक्ट करना था वो ड्यू टाइम है। वो हमने देख रहा कि एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी जब कलेक्ट की है, एट द टाइम ऑफ सेल, या एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट की डेट, तो वो सारे वो जो है, या नोटिफाइड डेट जो है, या एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न जब वो ड्यू होती है, तो वो डेटें ड्यू डेट हैं। उस डेट के कैलकुलेट करेंगे आप पे कब कर रहे हैं, फेलियर वाले जिस डेट का टोटल पीरियड का आप कैलकुलेट करेंगे पीरियड, और फिर 12% पर annum के मुताबिक डिफॉल्ट सर्च ओरिजिनल प्लस वो आपका कैलकुलेट हो जाए। इसमें लिटिगेशन का पीरियड भी इंक्लूड होगा, मतलब कोई लिटिगेशन में चला गया 10 साल पेंडिंग है और 11वें साल पे कर रहा है, वो सारा 10 साल का भी डिफॉल्ट। वो डिपेंड करता है, स्टे वाला पीरियड यूजुअली एक्सक्लूड होता है। एक्सक्लूजन के लिए 2 to 6 है, अगर कोई उसकी एक्सक्लूजन है तो वो होगा, उसके मुताबिक कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड होता है, उसका अपना प्रोसीजर होता है। क्लियर जी। बस जनरल ये है कि जिस दिन ड्यू है, जिस तरह आपका फेलियर है, उससे लेके जब आप पे कर रहे हैं टोटल पीरियड है, और सब्जेक्ट टू लिटिगेशन में अगर कोई अलाउड पीरियड है, लॉ ऑफ लिमिटेशन या कहीं और, या लॉ में कहीं है, तो उसके मुताबिक, ठीक है। अब इसमें पीरियड नहीं आगे पढ़ेंगे तो उसका भी रिस्पॉन्स आ जाएगा। उसके बाद where subsection 6 apply, the officer of inland revenue may pass an order after giving a person opportunity of being heard and proceed to recover the tax under income tax ordinance and income tax rule as if it were a arrear of income tax। तो पहले तो वो बताया कि आपने क्या क्या आपसे लिया जा सकता है, फेलर हो आप, फिर लिया कैसे जाएगा लेने के लिए आर्डर इनकम टैक्स अथॉरिटी को, जो इनलैंड रेवेन्यू अफसर है, तो उसमें सारे शामिल हैं जो भी उनके पास पावर है कि वो फिर आपका आर्डर अपॉर्चुनिटी दे के प्रोसीड करके आर्डर पास कर दे, और आर्डर पास करके आपसे वो लिया जा सके, रिकवर किया जाए। और उसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और रूल जो हैं, इनकम टैक्स रूल 2002 सारे ऐसे ही अप्लीकेबल होंगे कि जैसे इनकम, ऐसे वो जैसे रिकवरी के लिए जिस तरह इनकम टैक्स में अप्लीकेबल हैं, इसको भी एज ए इनकम टैक्स एरियर समझा जाएगा। जैसे वो लैंड रेवेन्यू वाले इनकम टैक्स अगर आपसे रिकवरी ना हो तो आपकी कुर्की लेगी, लैंड रेवेन्यू समझा जाता है, वो समझ के वो रिकवरी कर सकते हैं या और डिपार्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे ये वाले भी लैंड अफसर जो है वो आपको एज ए ट्रीट करके एज ए इनकम टैक्स रिकवरी हो सकती है। द कमीशन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पर्सन मे रिवाइज एन ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन। जैसे 122A(b) में रिवीजन है, तो यहाँ रिवीजन की भी आप समझे गलत हो गया, अपॉर्चुनिटी नहीं दी या कम ज़्यादा लग गया, तो उसी केस में आप इस सेक्शन में रिवीजन दे सकते। 8 जो है रिवीजन का है, पहले वो चार्जेबिलिटी का है कि आपको आर्डर आपसे लिया जा सकता है, दूसरा आर्डर है, तीसरा आपका 8 वाला जो है ये रिवीजन का है कि आप रिवीजन एप्लीकेशन दीजिए, इसमें फॉल्ट है, ये वाला कम ज़्यादा है, सुना नहीं गया, जो भी वो फिर कमिश्नर के पास है, वो ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू करेगा तो कमिश्नर के पास फिर पावर है रिवीजन की, तो रिवीजन एप्लीकेशन आप दे के कर सकते हैं। उसके बाद अप्लीकेबल, इसको कहते हैं लेजिस्लेशन बाय रेफरेंस। इट मीन्स कि जो लॉ है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और रूल्स हैं, वो ऐसे इसमें सारे के सारे अप्लाई होंगे और स्पेसिफिकली विद रेफरेंस जो उसमें मेंशन होगा। द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड इनकम रूल सो फार एज रेलेवेंट शैल अप्लाई टू द कलेक्शन, पेमेंट, रिकवरी एंड रिफंड ऑफ टैक्स। ये 3 चीज़ों में कलेक्शन, रिकवरी, रिफंड के रिलेशन से जो भी उसमें प्रोविजन है वो ऐसे ही समझे गए, इसका पार्ट एंड पार्सल है। यहाँ लेजिस्लेशन बाई बारो कर लिया इसने, इन उनके रेलिवेंट सेक्शन को इसका पार्ट बन गए हैं, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद एनी पर्सन डिसएबल, अब अपील की जहाँ कहीं आर्डर पास करना होता है या लेवी लगनी होती है तो हर स्टैच्यू में उसको आपको सब्सटेंटिव राइट ऑफ अपील भी प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ आप एक रिवीजन की आपको राइट ऑफ रिवीजन दिया गया है, दूसरा आपको राइट ऑफ अपील भी दिया गया है। तो राइट ऑफ अपील जैसे वहाँ 100 आपका 27 सेक्शन है, आगे 29 या 30 31 चलते हैं, तो वही वाले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वाले इधर आपको दे दिए गए हैं राइट ऑफ अपील। एनी पर्सन डिसफाइड विद द ऑर्डर पास बाय द कमिश्नर और ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू अंडर द रिवीजन के अगेंस्ट भी अपील है, और जो ओरिजिनल ऑर्डर पास किया है उसने आपके ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू उसके अगेंस्ट भी अपील है। तो order under this section may prefer appeal before the commissioner appeal against the order as provided in section of the ordinance and all the provision of the chapter 4 appeal के shall apply accordingly। तो आप वहाँ 127 में अपील वो ऑर्डर ऑफ द जो उसने किया है आपका ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू उसके खिलाफ भी और जो कमिश्नर ने किया है उसके खिलाफ भी, दोनों की अपील कर सकते हैं। फिर अपील वाला प्रोसीजर आगे चल पड़ेगा, क्योंकि 127 का ऑर्डर करेगा तो उसके अगेंस्ट फिर ट्रिब्यूनल वाली अपील होती है, उसके अगेंस्ट फिर रेफरेंस होता है, रेफरेंस के अगेंस्ट फिर ऑनवर्ड चलता है, वो सारे प्रोसीजर चल पड़ेंगे। अब वो उसके जो रूल प्रेस्क्राइब करने हैं विद रिगार्ड टू कलेक्शन रिकवरी रिफंड वाले जो है वो पावर दे दी गई है फेडरल गवर्नमेंट को। वहाँ जैसे अभी पुराने लॉ में हमने पढ़ा था 9 सब सेक्शन था, तो यहाँ 11 सेक्शन है। द फेडरल रेवेन्यू मे बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट प्रेस्क्राइब मैनर एंड प्रोसीजर रिलेटिंग टू कलेक्शन रिकवरी रिफंड और एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द कैपिटल वैल्यू ऑफ। आगे फेडरल गवर्नमेंट को उस बार उधर भी थी, यहाँ भी पावर दी गई है कि जैसे एसेट स्पेसिफाई करने की और टैक्स लगाने की भी पावर दे दी गई है। कोई भी एसेट या क्लास ऑफ एसेट स्पेसिफाई करके उनकी वैल्यूएशन प्रोसीजर करके टैक्स लगा भी सकती है फेडरल गवर्नमेंट। यहाँ उसको टैक्स लगे हुए को निकालने की भी पावर दे दी गई, एग्जम्पशन ग्रांट करने की भी पावर दे दी गई। फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल एग्जाम्प्ट एनी एसेट और क्लास फ्रॉम द टैक्स सब्जेक्ट टू सर्ट कंडीशन एज बी प्रेजेंट। जो है अब 3 क्लासेज हैं, इसमें 2 क्लासेज हैं, तीसरी तो उन्होंने स्पेसिफाई करनी है। 2 क्लास जो मोटर व्हीकल है फॉरेन एसेट, तो किसी एसेट को एग्जम्पशन भी दे सकती है जिसको गवर्नमेंट चाहे। उसके बाद आगे जो है डेफिनेशंस हैं इन दिस सेक्शन कमिश्नर मीन कमिश्नर डिफाइंड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कमिश्नर बिल भी जो उधर डिफाइन है। उस फॉरेन एसेट मीन ये इंपॉर्टेंट है। एनी मूवेबल और इमूवेबल एसेट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ मूवेबल पे भी लगा है और इमूवेबल है। फॉरेन एसेट क्या है, मूवेबल भी और इमूवेबल भी। इमूवेबल वाला ये कंट्राडिक्शन है, ये अल्ट्रा वायरिस है टू द एंट्री नंबर 50, इसको चैलेंज किया जा सकता है। तो उस अकॉर्डिंगली स्ट्राइक डाउन टू डायरेक्ट एक्सचेंज, या उसके लिए हम आप डॉक्टरान देखते हैं कि क्या क्या कैसे होते हैं। आउटसाइड पाकिस्तान वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू रियल एस्टेट मॉर्गेज एसेट स्टॉक शेयर बैंक अकाउंट बिलियन कैश पेंटिंग अकाउंट लोन रिसीवेबल एसेट हेल्ड इन डिपेंडेंट नेम और बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशियल और कंट्रीब्यूशन इन ऑफशोर एंटिटी और ट्रस्ट। तो ये सारे अपने भी और जब वहाँ ट्रस्ट में या जहाँ कहीं भी उसके एसेट हैं मूवेबल जो इमूवेबल हैं, ये सारे के सारे उसके फॉरेन एसेट समझे जाएंगे। और इन फॉरेन एसेट पे फिर उसी तरह कास्ट उसकी कन्वर्टेशन इन फॉरेन करेंसी या नहीं डिटर्मिनेबल तो फेयर वैल्यू इन फॉरेन करेंसी ऑफ द रेलिवेंट कंट्री और कन्वर्जन इनटू रुपी और 1% लगाना है। तो उसके बाद आपका ऑफिसर ऑफ लैंड रेवेन्यू उसी तरह डिफाइंड है। जो पर्सन मीन है पर्सन डिफाइंड इन सेक्शन 80 है, तो रेजिडेंट इंडिविजुअल है द सेम मीन वो 81 में है, वो उसको हम देखते हैं। टैक्स मीन टैक्स अंडर दिस सेक्शन इनको ऑल डिफॉल्ट सरचार्ज पेनल्टी फी एट अबाउट सेवरली पेबल अंडर दिस सेक्शन आर रूल प्रेस देर। टैक्स ईयर मीन है टैक्स ईयर एज डिफाइंड इन सेक्शन 1 जून आगे ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि ये वाला जो टैक्स है स्पेसिफिकली एसेट ऑन फॉरेन एसेट पे जो टैक्स लगा है, तो जो यहाँ स्पेसिफाइड हैं ये कहाँ तक ये इंट्रावायरीज है और कहाँ ये इंट्रावायरीज है। पहली बात तो ये है कि इसमें अगर इमूवेबल का जितने भी एसेट होंगे उसमें अल्ट्रावायरीज है, क्योंकि उसमें जो आपने आर्टिकल एंट्री नंबर 50 थी उसमें फेडरेशन के पास पावर ही नहीं है, वो पावर रिलेट टू प्रोविंशियल लेजिस्लेटर, इसलिए टू दैट एक्सटेंट तो वो अल्ट्रावाइज है। क्योंकि ये एक लॉ एज ए होल है मूवेबल और इमूवेबल पे, तो कुछ चीज़ बाकी चीज़ जो है वो इंट्रावायरीज हैं, कुछ अल्ट्रावायरीज हैं, कुछ इंट्रावायरीज हैं। अगर कोई लॉ होली सोली
सारा का सारा ही अल्ट्रा वाइज हो, वो इनकन्सिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंडेट है या इंट्रीज हैं या बियॉन्ड द कम्पिटेंसी हो, तो वह फिर स्ट्राइक डाउन हो सकता है। जहाँ कहीं कोई लॉ जो हो या प्रोविजन जो हो पार्शली अल्ट्रा वायरीज हो और पार्शली इंट्रा वायरीज हो, या ऐसी इंटरप्रिटेशन उसकी लैंग्वेज से बनती हो कि कुछ में वो अल्ट्रा वायरीज बनता हो, एक इंटरप्रिटेशन हो गया अल्ट्रा वायरीज है जिसको हम कलर लेबल लेजिस्लेशन कहते हैं। तो अगर इंट्रा वायरीज है, दूसरे में लगता है कि ये अल्ट्रा वायरीज है, तो उस सिचुएशन में ये सिचुएशन अगर आ जाए तो फिर एज ए होल हो तो स्ट्राइक डाउन का रूल अप्लाई होता है कि सारा ही स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए। कि वैसे कि जो जनरल रूल है जो सुई गैस में हमने लास्ट टाइम भी देखा था, अभी भी हम देखते हैं कि प्रजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रजम्पशन होता है कि जो लॉ लेजिस्लेटर ने बनाया है वो सही है, ये प्रजम्पशन है, और लॉ शुड बी सेव रेदर देन डिस्ट्रॉय। तो ऐसी कोशिश, पहले रिकॉन्सिलेशन की कोशिश करनी चाहिए कि लॉ को किसी तरीके से सेव कर दिया जाए जो लेजिस्लेटर ने बनाया है। तो इसके लिए फिर 2-3 रूल हैं, जिसको एक रूल है पहले उनको अप्लाई करते हैं, तो उस रूल अप्लीकेशन अगर वो रूल अप्लाई कर दें उससे सेव हो जाए तो सेव करते हैं। अगर वो रूल अप्लीकेबिलिटी ना ही हो और वो जो प्रोविजंस हैं या सब प्रोविजंस हैं या एक्ट है स्टैंड विद कर ही ना सके कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर स्ट्राइक करना है। पहले कोशिश करनी रिकनसाइल कर रहे हैं, और दूसरे जो अभी हम देखेंगे कि जो डॉक्ट्राइन है, एक है डॉक्ट्राइन रीडिंग डाउन, एक है डॉक्ट्राइन सर्वेलेंस। तो ये 2 डॉक्ट्राइन पहले अप्लाई करते हैं। जहाँ कहीं 2 इंटरप्रिटेशन बनती हो या प्रजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है कि उसको सेव करना है, सेव करने के लिए रीडिंग डाउन या नैरोइंग डाउन, जो भी लैंग्वेज हो, जो टू दैट एक्सटेंट अगर कोई प्रोविजन जो है एज ए होल लॉ इनकन्सिस्टेंट नहीं है, सर्टन पार्ट प्रोविजन इनकन्सिस्टेंट है, तो टू दैट एक्सटेंट उसको कोर्ट के पास पावर है रीडिंग डाउन की, रीडिंग नैरोइंग डाउन या रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग की, या ऐसे करें उस लॉ जो इनकन्सिस्टेंट है विद द कॉन्स्टिट्यूशन उसको वो ट्रिम डाउन कर दे, ट्रिमिंग उसकी कर देगा, मोल्ड कर देगा, और उतना स्ट्राइक करके उसकी फिनिशिंग कर देगा ताकि वो कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए। इसको कहते हैं रीडिंग डाउन। रीडिंग डाउन से मेरा नैरोइंग डाउन, उसकी अप्लीकेबिलिटी जो नैरो कर दे, जो इनकन्सिस्टेंट है वो पार्ट को ट्रिम करके कंसिस्टेंट बना दे या स्लाइड डाउन कर दे, तो इस तरह उसको कहते हैं हम रीडिंग डाउन। पहले ये रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है वो कोर्ट ये अप्लाई करते हैं जहाँ कहीं कोई लॉ जो है जो बना है वो ऑफेंडिंग फंडामेंटल राइट को ऑफेंड करे, तो उस वक्त इसको किया जा सकता है। या ये इनकम्पिटेंट हो, लेजिस्लेट की पावर ही ना, जहाँ अभी हमने पढ़ा था कि लेजिस्लेट की पावर ही नहीं है लगाने की इमूल प्रॉपर्टी के कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है, तो इसलिए यहाँ रूल जो है ट्रिमिंग डाउन वाला या नैरो डाउन वाला या रीडिंग डाउन थ्योरी जो कहते हैं या कंसेप्ट कहते हैं, डॉक्ट्राइन कहते हैं, तो जब लेजिस्लेट कोर्ट के पास जाएगा तो कोर्ट इसको एनालिसिस करेगा कि इसको रीडिंग डाउन से ही सही किया, बोल्ड करके या ट्रिम डाउन या स्लाइड डाउन करके, नैरो डाउन करके या रिस्ट्रिक्टेड इसको मोल्ड करके ही कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बनाया जा सकता है, तो वो रीडिंग डाउन का रूल जो है। और टू सेव द स्टैचू या टू स्टेज द दीजिए लॉ है इसको सेव करने के लिए और प्रजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी रूल को सामने रखते हुए तो उसको रीडिंग डाउन का रूल अप्लाई किया सकता है। इस तरह डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेंस है। सेवरेंस से मुराद एक पार्ट स्टैचू का वैलिड हो, दूसरा इनवैलिड हो, तो टोटल को स्ट्राइक करना कोई लॉजिकल नहीं है कि सारे को स्ट्राइक डाउन कर दे, मिक्स हो। फिर देखना है कोर्ट ने कि कौन सा पार्ट जो है अल्ट्रावाइज है, कौन सा इंट्रावाइज है, कौन सा कंसिस्टेंट विद द स्टैचू है, कौन सा विद द कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सा इनकंसिस्टेंट विद द स्टैचू है। कि फिर देखना है कि ये देखने के बाद देखना है कि वो सेपरेबल हैं, अलग-अलग किए जा सकते हैं, कि जो इनकंसिस्टेंट है वो और दूसरा कंसिस्टेंट वाले को अलग किया जा सकता है नहीं। अगर अलग हो सकता है तो जो इनकंसिस्टेंट है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो इनकम्पिटेंट है या बियॉन्ड द पावर है या ऑफेंडिंग फंडर, तो उसको फिर सेवरेंस करके अलहदा करके रीड डाउन भी किया जा सकता है, उसको स्ट्राइक डाउन भी किया जा सकता है। तो दोनों उस पर फिर जो वो पार्ट जो इनवैलिड पार्ट है उस पर किया जा सकता है। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि रीडिंग डाउन डॉक्ट्राइन खोलें। इससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज करना हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल की प्रजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेशन है, इसके
सुई गैस वाला खोलें। ये सर्टन रूल्स हैं कि जब किसी कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी देखनी हो तो ये रूल्स हैं, उसको चैलेंज करने के लिए। या 1 2 3 है बेटा, आगे देख, आगे नहीं, आगे चलें बेटा। ये तो लेजिस्लेटिव एंट्री है, इससे पहले होगा या बाद में होगा? ये लेजिस्लेटिव एंट्री के हैं। ये देखें, ये है, ये कोई रूल्स हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज किया जाए तो पहले तो ड्यूटी उसकी होती है जिसने चैलेंज किया है वो बताए कि या कैसे इनकम्पिटेंट है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। तो कोर्ट फिर देखता है कि स्ट्राइक डाउन करना है तो उसके लिए क्या, या रीड डाउन करना है या सेवरेंस वाला डॉक्ट्रिन अप्लाई करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे ये 8-10 प्रिंसिपल हैं। तो पहला प्रिंसिपल है कि there is a presumption in favor of the constitutionality and law must not be declared unconstitutional on the statute is placed next to the constitution and no way can be found in reconciliation of the two। तो पहला ये प्रजम्पशन है कि उस वक्त तक नहीं जब रिकनसाइल पहले कोशिश करें, रीडिंग डाउन ये वो, अगर वो किसी वजह से भी रिकनसाइल नहीं होता तो फिर उस पर आप जा सकते हैं। तो वैसे एलाई कार्टर में 4-5 रूल्स दिए गए हैं कि कब स्ट्राइक डाउन हो सकता है या कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया जा सकता है। तो पहले कॉन्फिस्केटरी लॉ हो, तो कॉन्स्पिरेसी के रूल के लिए ये है कि आप पे टैक्सेस इतना लगा हो कि बियॉन्ड योर कैपेसिटी हो, तो आप वो दे ही ना सकते हो। जैसे आप कहीं आप वो कमीशन लेते हैं 1%, आप पे 3% टैक्स ले जाए, तो जिसकी वजह से आप दे ना सकें या प्राइस या कास्ट इतनी हाई हो जाए कि आपको बिजनेस बंद करना पड़े, तो वो टू द एक्सटेंट ऑफ कन्फिस्केटरी या एक्सप्रोप्रिएटरी आप कहते हैं। दूसरा रूल है एक्सरसाइज जो है डिस्क्रिमिनेटरी हो, एक ही क्लास में सेम क्लास ऑफ पीपल जो हैं अंडर सेम सर्कमस्टांसेस इफेक्ट में हैं उन पर डिफरेंट टैक्स लगा दिए जाएं, तो उस सिचुएशन में जो डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेशन है वो हो सकते हैं। या लॉ बनाया जाए उसकी मशीनरी पर वो ये नहीं ना दिए जाएँ, तो उस सिचुएशन में स्ट्राइक डाउन हो सकता है। तीसरा इनकम्पिटेंट है, जैसे अभी हमने कहा उसकी पावर में नहीं है, फिर वो हो सकता है। या कोई बोनाफाइडी ना लगाया, कलरेबल लेजिस्लेशन कहते हैं कि ऑन द फेस ऑफ इट वो ऐसे लगे कि इस पावर विद इन पावर है लेकिन एक्चुअली उसकी विद इन दैट पावर ना हो। तो उस सिचुएशन, ये 5-6 सिचुएशन है जिस सिचुएशन में या फंडामेंटल राइट के ही ख़िलाफ़ हो या ऑलरेडी कोई लॉ सेटल हो उसके ख़िलाफ़ हो, तो इस सिचुएशन में आपके उसको आप कर सकते हैं। लेकिन बेसिक ये फंडामेंटल राइट हैं आपके रूल्स। पहले वाला जो है कि वो ऑन द फेस ऑफ इट जो है ना स्टैंड विद कर ही ना सकता हो, रिकनसाइल ही ना हो सकता। Where more than one interpretation is possible, one which would make the law valid and other void, the court must prefer the interpretation which favor the validity। तो जहाँ 2 इंटरप्रिटेशन हो तो जो इंट्रा वायरिस वाली है उसको प्रेफर करना है, अल्ट्रा वायरिस वाली को नहीं करना। इसका स्टैच्यू मस्ट नेवर बी डिक्लेयर अनलेस इट्स इनवैलिडिटी इज बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है कि आप कुछ भी नहीं हो सकता, तो फिर आपने करना है नहीं था। अदरवाइज डाउट क्रिएट होता है, 2 इंटरप्रिटेशन ये वो, तो फिर नहीं उसको ट्राई करना। फिर मोल्डिंग वाला वही रूल जो है नैरो डाउन वाला जो वो अप्लाई करना है। रीजनेबल डाउट मस्ट रिजल्ट इन फेवर ऑफ द स्टैच्यू बीइंग वैलिड। क्लियर। उसके बाद अगला है in a case can be decided on other or narrow ground, the court should abstain from deciding constitutional question। अगर आपने चैलेंज किया है, वैरी भी चैलेंज की, साथ कहा है कि ये आर्डर जो है इस सेक्शन के भी खिलाफ वर्जी है, तो इनकम टैक्स के सेक्शन भी किए हैं, तो वो उसके बेसिस पे डिसाइड कर देगा, कॉन्स्टिट्यूशनल को वो फिर टच ही नहीं करेगा। तो जब कोई केस ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी हो सकता है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी को टच ही नहीं किया जाएगा और उसी पे डिसाइड कर दिया जाएगा फेवर में या फेवर में। तो ये है, उस कोर्ट विल नॉट डिसाइड ए लार्ज कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन देन इज नेसेसरी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द केस। अगर ऐसे ही नहीं इधर उधर भाग के भी ये भी डिटरमिन होना चाहिए जो नेसेसरी है और इम्पेरेटिव है उस केस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब उसमें जाना, नहीं तो उस साइड को देखने आके बंद करनी उधर से। क्लियर जी। ये खुद ही बनाए हुए हैं सारे, अपनी मर्जी, अपनी जान छड़ानी है तो बना लो, ऐसे कर लो।
नहीं तो ना अगर फंडामेंटल राइट के ख़िलाफ़ है तो उसको देखना चाहिए, इनकम्पिटेंसी है तो देखना चाहिए। तो 12 रूल हैं तो हमने गो बाय द लॉ। The court is not concerned with the wisdom or prudence of the legislation but only with its constitution। और क्या उसके विजडम से कंसर्न नहीं कितना है कॉन्स्टिट्यूशन देखनी। कोर्ट विल नॉट स्ट्राइक डाउन स्टैच्यू ऑन द प्रिंसिपल रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अनलेस दीज प्रिंसिपल आर प्लेस्ड बियॉन्ड लेजिस्लेटिव इंक्रोचमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल नहीं है, ये वगैरह वगैरह, फिर जाना नहीं तो उसको देखना ही नहीं कि सही है कि गलत है कि क्या है, ये राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, इसके मुताबिक होना चाहिए। वो कुछ नहीं, कोई मॉरल वैल्यू शैली ये वो डेमोक्रेटिक राइट शाइट कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो मेलाफाइडी विल नॉट एट्रीब्यूट, मेलाफाइडी बेस पे भी नहीं लगना, लेकिन इसी केस में लिखा हुआ है बोनाफाइडी ना हो तो फिर करना। ठीक है, तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, इसको सामने रखते हुए आपने स्ट्राइक डाउन करना है, किसको ख़त्म करना है तो ये है। और या अदरवाइज़ रिकनसाइल हो सकता है, नैरो डाउन हो सकता है, या रीड डाउन होता है, सेवरेंस हो के रीड डाउन हो सकता है, तो पहले वो रूल अप्लाई करने। तो थ्योरी अब दूसरा हम देख लेते हैं, थ्योरी ऑफ रीडिंग डाउन। इसमें 2000 आगे देखें ना बेटा कहाँ है, चलो यहीं से पढ़ लेते हैं। ये पीटीडी वाला है, चले रूल ऑफ रीडिंग डाउन, ऊपर केसरा देख लें मेरे, ये तो कोई और लिख दिया हुआ। पीटीडी वाला खोले ना 2001 पीटीडी, पहले उसको देख लें तो फिर इसको भी देख लेते। ये यसर मंसूर अली शाह ने ये थ्योरी ऑफ रीडिंग डाउन काफ़ी एक्सप्लिसिटली, वैसे ओरिजिनली ये पहले तो पुराने लॉ में ही थी, लेकिन एलाई कॉटन में इसको इन डिटेल इंटरप्रेट किया है और बाद में ये फॉलो किया है डिफरेंट केसेस में। बेटा ऊपर नहीं, पीटीडी ऊपर, ऊपर ये पीटीडी 1 है, ऊपर है नहीं तो कोई और ही खोल लिया बेटा। तो अलकरम CNG खोल, अभी पहले तो आप दिखाया है 2000 PTD 1, 2011 PTD 1, यही आपको लिखवाया था। चलें इधर से देख लेते हैं, बाकी मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर ही दिया है। जहाँ ऑफेंडिंग फंडामेंटल राइट हो या बियॉन्ड कम्पिटेंसी का उसको चैलेंज किया गया हो तो फिर आपने ट्रिमिंग डाउन ये वो वगैरह करनी है टू सेव द स्टैच्यू। तो इसमें रूल ऑफ रीडिंग डाउन स्कोप एंड प्रिंसिपल, रीडिंग डाउन मीन दैट ए स्टैच्यूटरी प्रोविजन वाज जनरली रीड एंड आर tuned or narrowed down, applying the restricted meaning to its application. At the time of reading down of statute, two principles had to be kept in view. First, that the object of reading was primarily to save the statute, and in doing so, paramount question would be whether in the event of reading down, could the statute remain functional, कि उसके रीडिंग डाउन से फंक्शनल रह जाए, या अगर इनफंक्शनल होता है तो फिर स्ट्राइक डाउन में जाना है कि आपने रीड डाउन किया है, मोल्ड किया है, ट्रिमिंग की है, लैंग्वेज को चेंज करके उसके मुताबिक कर दिया, तो स्टैच्यू जो है उसके मुताबिक फंक्शन या वो प्रोविजो फंक्शन भी करता रहे। इसके साथ एंड सेकंड, द लेजिस्लेटर हैव एनेक्टेड द लॉ इफ द इशू हैड बीन ब्रॉट टू द नोटिस व्हिच वाज बीइंग एजिटेटेड बिफोर। दूसरा, लेजिस्लेटर के इसका मकसद होता है कि रीड डाउन का देंगे तो उस लेजिस्लेटर के नॉलेज में मिलाना है ताकि अकॉर्डिंगली वो उसको अमेंड कर ले। क्लियर जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है रूल ऑफ सेवरेंस, जो मैंने कहा था जहाँ वैलिड पार्ट हो, इनवैलिड, फर्दर आप देखना चाहें तो इसका नीचे आप डिटेल में देख सकते हैं। तो सेवरेंस मीन पार्ट स्टैच्यू या कोई प्रोविजन पार्शली वैलिड है और इंट्रावायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और पार्शली जो इनवैलिड है और अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फिर आपने देखना है कि सेपरेबल है कि नहीं। अगर नहीं है, बिल्कुल स्टैंड विद नहीं कर सकता तो कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक डाउन करना है। सेपरेट आप कर सकते हैं, करने के बाद फिर अगर आप देख सेवरेन अलहदा कर, पहले अलहदा करना है, अलहदा करके फिर देखना है कि इसको स्ट्राइक करना है या रीडिंग डाउन करना है। तो ये थ्योरी ऑफ सेवरेन डॉक्टर है। रूल ऑफ सेवरेंस मेंट टू ट्रिम डाउन और स्लाइस
away invalid portion of the statute or provision which was otherwise generally considered to be part of the statute or provision। तो जो इनवैलिड पार्ट है उसको अलहदा करना है, आपने अलहदा करके फिर ट्रिमिंग करनी है या स्लाइस डाउन करना है या नैरो डाउन करना है, नैरो डाउन करके और कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन उसको करना है। The purpose was to save as such possible to bring the statute or provision within the ambit of constitution and law declared by the superior court। superior court ने भी लॉ किया हुआ है उसके खिलाफ है या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, तो उसके मुताबिक करना है। ट्रिम डाउन इस तरह करना है कि बिल्कुल इन लाइन विद दैट हो जाए, और जो पार्ट उसके इनकन्सिस्टेंट है या रिपग्नेंट है उसको ट्रिम डाउन या ख़त्म कर देना है या मोल्ड कर देना है, इस तरह कर देना है। एंड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बीइंग डिक्लेयर अल्ट्रा वायलेंट द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए होल, सारे को एज ए होल अल्ट्रा वायलेंट डिक्लेयर करने की बजाय उसी पोर्शन को जो इनवैलिड है उसकी ट्रिम डाउन करें या स्ट्राइक डाउन करें या जो भी। If such trimming or slicing away was possible, then court declare such part to be beyond the legislative competence and left the remainder valid and operative। क्लियर? तो ये सेवरेंस प्रिंसिपल। अब हम इसी को उधर अप्लाई करते हैं। तो ये वाला जो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लग नहीं सकता क्योंकि टोटल पे लगाया है, तो वो पार्ट जो है वो सेवरेंस प्रिंसिपल अलहदा करेंगे। एसेट जो इमूवेबल एसेट है उन पे जो टैक्स लगाया है कोर्ट उसको सेवरेंस ये प्रिंसिपल लगा के रीडिंग लगा के या तो मोल्ड कर ले कि इसमें से जितने भी इमूवेबल हैं उन पे नहीं है और मूवेबल पे हैं और अकॉर्डिंग उसको स्लाइडिंग कर सकता है। तो अब हम इसका द कोर्ट हैड ड्यूटी टू अप्लाई स्पेसिफिक। चल आगे वापस है मेरे। अब रिसेंट जो इसी तरह का केस ऑलरेडी भी 1992 में PTD 1 उसमें पहले इसी तरह का केस आया था, उसमें एंट्री नंबर 50 इंटरप्रेट हुई थी जब ये गेन था ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। गेन पहले एक्सक्लूडेड था तो उस पर टैक्स लगा था, तो 1992 PTD 1 में वो केस आया तो कोर्ट ने होल्ड किया कि ये इस पे टैक्स लगाना जो गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये बियॉन्ड द कॉम्पिटेंसी ऑफ फेडरेशन है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बार है इस पर, तो इसमें फिर होल्ड किया। आगे देखें, इसका पैरा 11 है और सेकंड लास्ट है, तो उसमें उन्होंने इस एंट्री को जो पुरानी एंट्री थी, अब तो बिल भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड चली गई, 11 में रिप्रोड्यूस हुई होगी। ये देखिए, taxes on the capital value asset not equal to tax on immovable property, the imposition on the capital arising from the immovable property is beyond the taxing power of the federation। capital gain has to be computed with reference to loosely etc। एक आखिरी पैरा है ये वाला है, this section confine grant of exemption to regional and a stream award to exemption इतना इतना, thus the income which has suffered immunity from payability of tax when received by another cannot earn exemption for the second time, but this section has absolutely no applicable to the cases before us, the reason being that concept of exemption postulate chargeability and the charging purview, hence receipt is basically outside the purview of taxing statute। क्योंकि एग्जम्पशन जो है प्रीसपोर चार्जेबिलिटी करती है, लेकिन इस पर तो चार्ज हो ही नहीं सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बार है। तो क्योंकि ये जो डिस्पोजल प्रोसीड हैं ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ पे टैक्सेशन या कैपिटल गेन पे टैक्सेशन की पावर ही नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। क्लियर जी? उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, इसी में अब जो रिट फाइल हुई है उसको हम देख लेते हैं और कुछ सेक्शंस हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो मेन उसमें कंटेंशन है, एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की है, दूसरा ये है कि जो नॉन रेजिडेंट है क्या जो फेडरल गवर्नमेंट है, एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उस पर टैक्सेशन हो सकती है या नहीं, एक तो ये कंटेंशन है कि उसकी पावर नहीं हो नहीं सकती। दूसरा ये है कि क्या फेडरल गवर्नमेंट जो है या जो लेजिस्लेटर है जो एसेट आउटसाइड पाकिस्तान है उस पर लगा सकते हैं कि नहीं, और उसके लिए टेरिटोरियल जो जुरिसडिक्शन है उसके लिए आर्टिकल 141 है कि जो फेडरेशन के सब्जेक्ट में है वो पाकिस्तान सारा है, और पाकिस्तान की डेफिनेशन जो है वो आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 दिखाएं बेटा। इसमें आर्टिकल 141 और 1 ये दो उसके रेलेवेंट है, लगाए जा सकते हैं। दूसरा ये है कि जिस बंदे की ड्यूल नेशनलिटी है
उस पर टैक्स लगाया जा सकते नहीं है। या फॉरेन नेशनल है, उसके एसेट उधर है, 4 दिन इधर जो रेजिडेंट में आ गया, क्या उस पर भी लगाया जा सकते नहीं। तो ऐसे फॉरेन नेशनल है, कोई सऊदीयन है, वो इधर रह गया, अगर वो 180 डेज जो भी रेजिडेंट का, क्या उसके उधर एसेट जो है सारे फॉरेन एसेट पे टैक्सेशन हो जाएगी या नहीं होगी। ये क्वेश्चंस हैं जो कि रेज हुए हैं वो फॉर द हाई कोर्ट। तो रेट को फिर हम देख लेते हैं। तो ये टेरिटरी में देखें, पाकिस्तान शैल बी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नोन एज इस्लामिक पार्टनर हियर इन आफ्टर द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेज ऑफ इतना मजलिस, ये इसमें लिखा मजलिस मे बाई लॉ एडमिट इन टू फेडरेशन न्यू स्टेट इतना। तो इस जगह पे जो है इसकी जो रिडक्शन है 141, आगे इसके बाद एंट्री देख लें। जिस किसी ने चैलेंज करने हो तो इन इंट्रियों को 141, ये पावर ऑफ लेजिस्लेशन में टेरिटोरियल पावर जो है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन मजलिस मे मेक ए लॉ इंक्लूड लॉ ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल प्रोविजन फॉर होल ऑफ एनी पार्ट ऑफ द लॉ, और प्रोविंशियल असेंबली मे मेक लॉ फॉर द प्रोविंस और एनी पार्ट ऑफ द देयर। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन में और वो इंट्री में। अब हम आ जाते हैं अपने ही लॉ में, तो वहाँ हम देखते हैं रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन। तो क्योंकि रेजिडेंट इंडिविजुअल पे वो लगना है, तो 181 है, ये आपकी रेजिडेंट की है। रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन, ए पर्सन शैल बी रेजिडेंट पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर इफ पर्सन इज रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट कंपनी, रेजिडेंट एसोसिएशन और पर्सन फॉर द ईयर, resident association person for the year or federal government. A person shall be non-resident person for a tax year if person is non-resident for that year. Resident होगा तो जो resident होगा, non नहीं होगा, जो non होगा वो नहीं होगा। तो उसके बाद resident individual हमारा ये वाला है, ये वाला 82 जो है जिसपे ये अप्लाई होगा resident individual, तो इसके फॉरेन एसेट होंगे तो उसके लिए अप्लीकेबिलिटी होगी। Individual shall be resident individual for a tax year if individual is present in Pakistan for a period or period amounting in aggregate to 183 days or more in the tax year। तो पहली बात तो यह है कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का स्टेटस जब डिटर्मिन करना है तो फॉर ईच एंड एवरी टैक्स ईयर के लिए अपना अपना होगा। ये नहीं कि कोई बंदा इस दफ़ा रेजिडेंट है तो हमेशा ही रेजिडेंट रहेगा या नॉन रेजिडेंट रहेगा। तो हर साल में हैं? क्या मैंने कहा 22 पे लगेगा भाई, प्रॉपर्टी 22 पे, दूसरे पे 23 पे, फ्रॉम फर्स्ट डे अभी तो पड़ा था हैं 2022 अनवर्ड, तो 30 जून 2022, ठीक है। तो एनडीएस जो भी है उसके मुताबिक डेफिनेशन होगी वो देखी जाती है, यूजुअली यही है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। जो किसी और का रेजिडेंट नहीं है वो इधर का रेजिडेंट हो जाएगा, वो एक चेंज आई है। किसी और मुल्क का नहीं है कोई रेजिडेंट तो फिर पाकिस्तानी रेजिडेंट होगा, ठीक है। ए प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर 183 183 दिन पाकिस्तान में हो, इंडिपेंडेंट कंटिन्यूसली हो या ब्रेक के साथ इन एग्रीगेट हो, तो वो 183 दिन साल में, उस साल में अगर है तो वो समझा जाएगा रेजिडेंट है। उसके बाद और उसके बाद इधर न अप्लाई और भविष्य नीचे इस दफ़ा इसमें कोई अमेंडमेंट भी आई थी। अब बीइंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, दूसरी ये है कि पाकिस्तान का सिटीज़न हो और इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डे से ज़्यादा किसी और मुल्क में ना रहा हो, किसी एक मुल्क में ना रहा हो और यहाँ का फिर यहाँ का ही वो रेजिडेंट समझा जाएगा, ठीक है। तो 183 थी, यहाँ 82 है, किसी और मुल्क में ना रहा हो तो वो फिर यहाँ का रेजिडेंट ट्रीट हो जाएगा। और हु इज़ नॉट ए रेजिडेंट टैक्स पेयर ऑफ एनी अदर, या किसी और मुल्क का वो रेजिडेंट ना हो तो फिर हमारा रेजिडेंट है। तो ये डेफिनेशन पूरी करेगा तो फिर वो उस पर वो फॉरेन एसेट वाला लग गया, बाकी कंपनी है इसकी ज़रूरत नहीं है जी। तो अब हम उसकी देख लेते हैं रेट के ग्राउंड, और रेट में जो ऑर्डर हुआ है पूरे किधर गए हैं, रेट इधर नहीं रखी हैं, हर साल लगेगा जब जब एसेट आएंगे। हाँ, तो हर साल 100 मिलियन से बढ़ेंगे तो हर साल लगता जाएगा। हाँ, 2022 ऑनवर्ड है ना,
वह 30 दे दिया, बेशक नहीं किया। 30 जून 2000 को जो भी फॉरेन एसेट होंगे, जो उनकी कास्ट होगी, वंस ये नहीं कि वंस इन लाइफ होंगे, ये हर साल लगता जाएगा। व्हीकल के लिए उसका बुलाया वो इम्पोर्ट रेट एक ही दफ़ा लगेगा। हाँ, तो जो जहाँ जिसकी प्रोसीजर, अभी प्रोसीजर में उसको फर्दर क्लैरिफाई करेंगे। वैसे वो भी लगता है कि 5 साल तक लगेगा, लेकिन वो क्योंकि एट द उसकी कलेक्शन ही एक दफ़ा है। अगर उसका स्टेज देखें तो इम्पोर्ट होगी, इम्पोर्ट वो बार बार तो नहीं होगा, तो उसकी कलेक्शन रिटर्न के साथ वो पे नहीं करना, ठीक है ना। जब इम्पोर्ट आपने कोई व्हीकल करना है तो इम्पोर्ट स्टेज पे ही आपका लग जाएगा, ठीक है। इम्पोर्ट कलेक्टर जो है वो कलेक्ट करेगा। लेकिन आगे उन्होंने एक प्रोविजन और भी दे दिया है, अगर उसने नहीं किया तो एक्साइज टैक्सेशन करेगा। तो एक्साइज टैक्सेशन से फिर साथ ये भी दे दिया कि 5 साल तक करना है, तो ये हर साल 10% कम करना है। तो कलेक्टिवली पड़ेगा, अगर रूल आएंगे तो पता चलेगा कि अगले सालों में अगर लगना है उसी व्हीकल पे तो फिर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है वो करेगी। पहले साल जब उसने कर लिया तो फिर वो नहीं करेगी। लेकिन अभी उसमें लैंग्वेज में क्लियर नहीं कि हर साल उसी एसेट पे लेना, लेकिन फॉरेन एसेट का क्लियर है कि फॉरेन एसेट जो भी 30 जून को होंगे वो अनलेस, और जो नोटिफाइड एसेट होंगे वो उसके मुताबिक चलेंगे, और जो फॉरेन एसेट हैं वो हर साल लगना है। 30 जून को जो एसेट होंगे, जो उनकी कास्ट होगी फॉरेन एसेट, पिछले साल उस पर टैक्स लगा है नहीं लगा इससे कोई कंसर्न नहीं है, तो हर साल ऑनवर्ड चल देगा। अनलेस सेंट्रल नया ला ना आ जाए, वो कहे पिछले साल ही काफ़ी था तो अगले साल नहीं लगेगा। वन टाइम लेवी नहीं है, अगले ऑनवर्ड लेवी है। अनलेस इसमें मेंशन हो कि वन टाइम लेवी है तो फिर वन टाइम लेवी होता। गाड़ियों वाला जो है वो हर ट्रांसफर पे लगता है। हाँ, वो ट्रांसफर एक तो लगना है, सुन लो, वो एक तो इम्पोर्ट पे लगना है, एक जब असेंबलर बेचेगा उस वक्त लगना है, एक जब आपका ऑक्शन होगी उस वक्त लगना है, एक जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे या ट्रांसफ़र होगी उस वक्त लगना है। अगर इसी साल में आपने ट्रांसफ़र कराई, इसी साल ही रजिस्ट्रेशन हुई, इसी साल ही इम्पोर्ट किया तो फिर दोबारा नहीं लगेगा, फिर रजिस्ट्रेशन वाला नहीं लगेगा। हाँ, पहले वाले को माफ, आगे अगर लगा तो फिर लगेगा। ट्रांसफ़र अगर बार बार होती जाएगी तो बार बार लगेगा, इस तरह वो लगेगा। और फिर लगेगा किस वैल्यू पे, अगर वो दूसरा साल है उसका गाड़ी का तो फिर वो 10%, पहले साल में 10%, दूसरे साल में 10 कम करते जाएंगे। 5 साल बाद फिर नहीं लगेगा, 1000 दफ़ा रजिस्ट्रेशन कराएं, 1000 दफ़ा आप ट्रांसफ़र कराएं। क्लियर? सर ये डेफिनेशन में ए और डी इंडिपेंडेंट है या दोनों मीट होंगी कंडीशन? रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन है, रेजिडेंट किधर और जो ऊपर ए है, ऊपर ये दोनों इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई एक मीट हो? रेजिडेंट इंडिविजुअल की सर वो बात कर रहे हैं। ठीक ठीक। और के साथ लिखा है और आगे सी के आगे और नहीं, ये अच्छा यहाँ आर नहीं है कॉलन है। तो वो भी मीट हो जाए, वो भी मीट हो जाए की बात। मेरे केस में उसके स्टे इधर 190 डेज है, लेकिन वो बाहर का रेजिडेंट। पहले ऐसे था, तो अब वो नीचे वाली आ गई है जो बाहर का नहीं, यहाँ का रेजिडेंट है बस। वो कहते हैं स्टे 170 दिन है लेकिन बाहर का रेजिडेंट है। पेट्रोलियम में जॉब है, एक माह इधर होती है एक उधर, स्टे 183 डेज से ज्यादा है। हाँ, बाहर पहले नहीं यहाँ पे अच्छा, फिर पहली वाली में आ गया ना, लेकिन डी में भी फॉल करता कोई बात नहीं। पहली क्लास है उसमें आ गया तो रेजिडेंट है। वो क्लास है जहाँ वो दूसरे किसी का रेजिडेंट ना हो तो फिर इधर आ जाए, फिर भी इधर आ जाएगा। मैंने कहा मेरे केस में वो वहाँ का रेजिडेंट भी है और यहाँ पे भी स्टे 185 डेज है, दोनों मीट हो गया। देखे ना, देखिए पहली बात तो ये है कि जो पहली क्लास में आ गया तो वो दूसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, ठीक है। अब पहली में नहीं आता तो देन फिर देखना है कि किसी फिर उसके साथ और कंडीशन है, उसमें साथ पाकिस्तानी भी लिखा, किधर है सिटीजन ऊपर वाली पहली क्लास में नहीं है ना। जी ठीक है, पहली में बाहर वाला भी हो सकता है, जी ऐसे ही है। दूसरी में पाकिस्तानी अगर हो, पाकिस्तानी और बाहर का ना हो रेजिडेंट, ठीक है ना, तो वो फिर पाकिस्तानी समझे, वो ब्रॉडर क्लॉज है, ठीक है ना। तो पहली में आ गया तो है ही, अगर पहली में नहीं आता और अदरवाइज बाहर का रेजिडेंट नहीं है तो पाकिस्तान में नहीं भी पूरे 182 दिन भी है तो फिर भी, या 182 दिन से बाहर नहीं रहा, या अदरवाइज बाहर रेजिडेंट नहीं है तो जो हमारा है फिर। और डी से उसे फेवर मिल गया और ए से अगेंस्ट है, लेकिन आप कह रहे हैं पहली में अगर आ गया फिर तो इसकी ज़रूरत ही नहीं एप्लीकेबल, जहाँ वो नहीं है फिर इस सिचुएशन में भी वो इधर का ही समझा जाए। सर अगर 5 दिन ही रहा पाकिस्तान में भी तो वो डी में बाहर कर जाएगा। अगर वो पाकिस्तान में सिर्फ 5 दिन के लिए आया साहब, उसे टैक्स दिया है। नहीं बेटा, 5 दिन ये देखे बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सिटीजन
इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 100, इससे ज़्यादा बाहर ना रहा हो, पाकिस्तानी हो इससे ज़्यादा बाहर ना रहा हो। और दूसरा ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, और हु इज़ नॉट रेजिडेंट, किसी मुल्क का ना हो, तो वो ये एक दिन भी हो या जो भी हो पाकिस्तानी बन जाएगा, वो पाकिस्तानी है तो यहाँ का बन जाएगा। क्लियर। तो पहले वाला 183 दिन होना इन एग्रीगेट, यहाँ ये वाली कंडीशन आ जाए तो फिर दिन हो ना हो, बाहर का नहीं रेजिडेंट तो फिर हमारा ही है, रहा है या नहीं रहा है अलग बात है। ठीक है, तो इसको सामने रखते हुए हाँ जी मेरी एक व्हीकल है वो इंपोर्ट करते हैं, उसमें सबसे पहले टैक्स कस्टम टैक्स लगेगा और उसमें सीवीटी किस वैल्यू पे लगेगा? उसमें लिखा हुआ है ड्यूटी पेड वैल्यू। पहले वहाँ C&F प्राइस होगी और उस पर ड्यूटी एंड टैक्सेस होंगे, ड्यूटी भी होगी, सेल टैक्स, इनकम ड्यूटी पे, वहाँ लिखा है ड्यूटी एंड टैक्सेस। और ड्यूटी कस्टम ड्यूटी होती है, रेगुलेटरी ड्यूटी भी होती है और एडिशनल ड्यूटी भी होती है, प्लस आपके सेल टैक्स, इनकम टैक्स जो भी लगते हैं वो सारे मिला के जो वैल्यू बनेगी उस पर फिर CVT लगे। क्लियर। वो कलेक्टर कस्टम जो है उसको कस्टम वाली सारी पावरें होंगी, उसके मुताबिक वो कलेक्ट करेगा एट द सेम टाइम इन द सेम मैनर, और नहीं करेगा तो जो ऑफिसर इन रेवेन्यू जैसे 161 की तरह कलेक्शन नहीं करते, उसको फेलियर होगा तो उससे ले सकता है और डिफाल्ट चार्ज भी ले सकता है, उसकी ड्यूटी है रिकवरी करो। क्लियर। असम्बलर जो है वो असम्बलिंग एक्स प्राइस प्लस ड्यूटी टैक्सेस है, तो ऑक्शन वाली ऑक्शन प्राइस प्लस ड्यूटी एंड सर्विस। ये जी ज़काउद्दीन है, अनवारुल हक ने ये रिट फाइल की है। आगे आ जाएं, ग्राउंड हम देख लेते हैं। ये बाकी उन्होंने उसी तरह एक्सप्लेन की है, कैपिटल वैल्यू शैल बी चार्ज ऑन द फॉलोइंग, उसी तरह क्लास ऑफ एसेट है। तो CVT है एट द रेट ऑफ 1% फॉर द टैक्स ईयर, तो इसने फॉरेन एसेट को भी उसी तरह वो जो उधर हमने पढ़ा है उसी तरह उनको रिप्रोड्यूस किया है। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट भी उसी तरह, रेजिडेंट इंडिविजुअल को भी 81-82 उसी तरह रिप्रोड्यूस करके किया है उन्होंने। मैनर ऑफ वैल्यूएशन भी जो फॉरेन एसेट के हैं वो अभी हमने जो डिस्कस की हैं उसी तरह। उसके बाद ये टोटल कास्ट जो है कास्ट बेस या फेयर वैल्यू बेस जो कन्वर्जन है, ये आर्टिकल 142 उसने कहा 141 भी लिखता तो ज़्यादा बेहतर था। तो सब्जेक्ट मैटर जो है मूल प्रॉपर्टी आउट ऑफ स्कोप है, ये 142 रिप्रोड्यूस भी कर दिया। शेल नॉट जो प्रोविंशियल का सब्जेक्ट मैटर है उसमें फेडरेशन का सब्जेक्ट मैटर नहीं आता। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के लिए जो मैंने कहा था कि एक 141, इसमें वैसे उसने नहीं लिखता, 141 भी ऐड करता तो और स्ट्रेंथन होती। तो आर्टिकल 1 रिप्रोड्यूस किया कि पाकिस्तान टेरिटरी क्या है। तो उसके बाद आफ्टर 18 अमेंडेड ये वही जो हमने 142C और जो 15 जो लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट मैंने डिस्कस की, उस तरह 77 सेक्शन जो है आर्टिकल है कि नो टैक्स कैन बी विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ बाय द पार्लियामेंट लगा सकती है या रेलिवेंट जो है फोर्स रूल की वो एंट्री नंबर वही लिखी हुई है, वो जो टैक्सिंग एंट्री है। आगे ग्राउंड है 142 1D रीड विद 100 आर्टिकल 141 भी होता तो ज़्यादा था, 50 का उसी तरह उन्होंने किया। दैट अंडर एंट्री सेक्शन द पार्लियामेंट मे ओनली फ्रेम लॉ कैपिटल वैल्यू अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसलिए वो उसके कॉन्ट्राडिक्टरी है। द 82 ऑफ द रेजिडेंट, इसमें इनकम टैक्स सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ड्यूल नेशनलिटी फॉरेन नेशनल हो तो उसके लिए क्या टैक्स है। एक नया कि अगर सऊदीयन या इधर रहा है या उधर नहीं रहा उतने दिन तो क्या उस पर टैक्सेशन हो सकती है कि नहीं, उसके एसेट इधर टैक्सेशन हो सकते हैं कि नहीं। तो इसी तरह आर्टिकल 42 आगे देखें, ये ऊपर है कंबाइन एंट्री आर्टिकल उसी तरह एसेट है। बाकी एंट्री नंबर 50 में है सार तमाम एसेट इसमें इमूवल सारों पर टैक्सेशन की। तो ये डेफिनेशन फाइनेंशियल ये वगैरह एक्सप्रोप्रिएटरी प्रॉपर्टी है जो बोल रहे हैं। तो उसी तरह उसके स्ट्राइक डाउन अल्ट्रा वाइज डिक्लेयर कर दें तो सेवरेंस प्रिंसिपल लॉ वो कोर्ट लगा के काटने की वो कर सकते हैं। क्या ऑर्डर भी देख रहे हैं। Petitioner sale the varied of section 8B2 of finance whereby capital value has been levied on the foreign asset with Pak rupee of the petitioner who is resident and the said foreign asset include 5 immovable property held outside Pakistan which are specified in the return of income for 5 learned count of content that as per entry number 50 of the Constitution of Pakistan read with entry while Federation can impose tax on capital asset, however tax on the immovable property are expressly excluded from
from legislative domain of the federation, therefore impugned levy is without law authority and of no legal effect. He maintained that impugned levy is void for the being by law fundamental right of the constitution under article 23 जो है टैक्सेशन ऑन द जो प्रॉपर्टी है 24 से 25 डिस्क्रिमिनेशन ही, तो इसलिए उन्होंने नोटिस इशू कर दिया। क्लियर जी। तो इसके अलावा क्वेश्चन वगैरह है इस पर, तो मेरे ख्याल काफ़ी कम्प्रीहेंसिव अपने एक्सप्लेन कर दी। तो बाकी कोई क्वेश्चन हो या अदरवाइज़ कोई हो प्रॉब्लम हो इसमें, तो डिक्लेरेशन आपकी रिटर्न के साथ ही आपने देना है। उसका प्रेस्क्राइब रूल नहीं आया अभी तक, अजम्पशन की फेडरेशन की कोई नहीं आई, जो अदर कोई एसेट हैं वो अभी नहीं आए, तो आएंगे तो उसके मुताबिक इसका जो चलान बनेगा वो फिर अभी पोर्टल पे आया कि नहीं आया। आपकी इस पे कंक्लूडेड महाराणा राय क्या है? मैंने पहले, आप मेरा ख्याल उधर फ़ोन सुनते रहें, मैंने महाराणा राय काफ़ी हद तक इसमें दी है। मैंने वो दी है ये कि जहाँ कोई लॉ हो, मिक्स लॉ हो, एक पार्ट इंट्रावेरिस हो और एक पार्ट अल्ट्रावेरिस हो। अब एंट्री नंबर 50 को पढ़ें तो लेजिस्लेटर जो है, जो फेडरल लेजिस्लेटर है, उसके पास पावर तो है कि टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट लगाए अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसने दोनों पे लगा दी है, पार्शली वैलिड है और पार्शली इनवैलिड है। जब ऐसी सिचुएशन है कोई लॉ बनाया जाए जो पार्शली वैलिड, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पार्शली अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंट्रावायरिस और अल्ट्रावायरिस कहते हैं, जहाँ एक पार्ट जो है वो वैलिड हो और एक पार्ट इनवैलिड हो। अभी हमने केस लॉ पढ़े थे, इसको डॉक्ट्रिन सवेरेंस कहते हैं। एक रीडिंग डाउन, पहला होता है स्ट्राइक डाउन, तो स्ट्राइक डाउन करें तो स्ट्राइक डाउन के लिए लॉ शुड बी सेव्ड। जहाँ कोई लॉ बनाया जाए, ऑफेंडिंग फंडामेंटल राइट हो या इनकम्पिटेंट हो, तो उसमें पहले हमने प्रजम्पशन डिस्कस किए हैं, 8-10 रूल, वो भी नहीं थे आप जब वो डिस्कस किए हैं, सुई गैस वाला पूरा किया है। उसके बाद उसमें कहा हुआ है कि जो लॉ है हमेशा इसको सेव करना चाहिए। जहाँ दो इंटरप्रटेशन हो, एक सेविंग की फेवर करती हो, एक डिस्ट्रॉइंग की या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करनी हो, तो वो वाली करनी चाहिए। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हो जाए या कहीं रिकनसाइल हो ही नहीं सकता हो, तो फिर देखना चाहिए। फिर अगला स्टेप है, फिर पहला स्टेप है कि रीड डाउन करना चाहिए। रीड डाउन होता है कि ट्रिम डाउन कर देना, नैरो डाउन कर देना, उस पार्ट, उसमें से पार्ट को या लॉ को या प्रोविजन को ट्रिम डाउन, मोल्ड कर दें, इस तरह मोल्ड कर दें कि वो कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए। उसके मतलब कोर्ट के पास पावर है कि उसकी ट्रिमिंग कर दे, नैरो डाउन कर दे, स्लाइसिंग डाउन कर दे, या उसको मोल्ड कर दे इस तरीके से उसका कोई पार्ट डिलीट आगे पीछे करके तो उसको उसके मुताबिक बना दे। पहला तो वो काम है कि जहाँ, दूसरा ये है कि जहाँ लॉ पार्टली वैलिड हो, पार्टली इनवैलिड हो, तो वैलिड वाले को सेव कर दे और जो इनवैलिड है उसको डॉक्ट्रिन ऑफ सवेरेंस लगाए कि उसकी ट्रिमिंग डाउन हो सकती है, उसको मोल्ड किया जा सकता है टू कंसिस्टेंट विद द स्टैच्यू। तो अगर हो सकता है तो उसको उस तरह कर दे। अगर ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है, एज ए होल लॉ ही है और लैंग्वेज भी क्लियर कट है और कुछ हो ही नहीं सकता और उसके कंसिस्टेंट ट्रिमिंग से, मोल्डिंग से भी नहीं हो सकता और उसको वो है ही अल्ट्रा फ्रॉम द फंडामेंटल लैंग्वेज से ही, तो उसकी कुछ भी रीडिंग डाउन भी नहीं हो सकती, सेवेरेंस भी नहीं हो सकती, तो फिर उसको अल्टीमेटली आखिरी हद जो है फिर उसके लिए फिर उसको स्ट्राइक डाउन किया जाता है। इसमें आप समझते हैं कि ट्रिमिंग हो जाएगी इसमें, क्योंकि सेवरेंस का रूल तो है। अब एक पार्ट तो वैलिड है जो मूवेबल पे एसेट पे लगा है, जो फॉरेन एसेट मूवेबल हैं, अनलेस अदरवाइज वो कहीं इनवैलिड है। तो अगर मूवेबल तो पावर है उसे लगाने की। अब जो फॉरेन एसेट मूवेबल हैं या लोकल एसेट मूवेबल हैं उन पे लगाना तो विद इन द कम्पिटेंसी ऑफ फेडरेशन है, तो वो तो वैलिड है, उसको तो स्ट्राइक डाउन नहीं किया जा सकता है। नहीं है, जो पार्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो फॉरेन एसेट हैं या लोकल एसेट होंगे या उस पर लगाया जाएगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनकम्पिटेंट है। तो उसको अब अगला स्टेप है, एक तो सेपरेटेबल है कि नहीं, उसको अलग-अलग किया जा सकता है नहीं। जहाँ कहीं अलग हो ही ना सकता हो प्रोविजन, तो फिर ट्रिमिंग ना हो सकता है, मोटा फिर स्ट्राइक डाउन की तरफ जाते हैं। अगर जो अलग-अलग हो सकता है वैलिड और इनवैलिड पार्ट, तो वैलिड को सेव करना है, इनवैलिड को आप देखना है, स्ट्राइक डाउन करना है, या उसको रिकनसाइल किया जा सकता है थ्रू ट्रिमिंग, रीडिंग डाउन, या उससे जो पहले स्वेरिंग्स रूल अप्लाई करना है कि अलग कर लिया भाई ये वैलिड है ये इनवैलिड है, वैलिड वाला ओके है, वो उसको तो स्ट्राइक डाउन नहीं किया ही नहीं जा सकता। जब वैलिड पार्ट है, वैलिड विद इन द कम्पिटेंसी है, अब एक पार्ट है विद इन द कम्पिटेंसी नहीं है या ऑफेंडिंग द फंडामेंटल राइट नहीं है, अब उस पर अप्लाई करना है माइंड कोर्ट ने कि ट्रिम डाउन हो सकता है, रीडाउन हो सकता है कि नहीं हो सकता, ट्रिमिंग या उसकी लैंग्वेज बदलना या मोल्डिंग हो सकती है
मोल्डिंग करके रिकनसाइल हो सकता है विद द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके मुताबिक उस सवाल को कर दे। अगर वो विद स्टैंड कर ही नहीं सकता कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिमिंग से भी वो पॉसिबल नहीं है, तो फिर उसको स्ट्राइक डाउन कर दे। क्लियर? ये पहले मैंने 3 दफ़ा इस पर लगाया आधा घंटा, आपने फ़ोन में मसरूफ थे। थैंक यू वेरी मच। मैं इंतहाई मशहूर हूँ तमाम पार्टिसिपेंट्स का। जो स्पेशल टॉपिक्स है वो तकरीबन हम पिछले 3-4 लेक्चर से इसको कर रहे हैं। नेक्स्ट में कोई स्पेशल टॉपिक सर हुक्म करेंगे उसको देखेंगे, या फिर हम अब लॉ को स्टार्ट से चलेंगे, प्रीएम्बल देखेंगे जी कि प्रीएम्बल का क्या होता है, एम, ऑब्जेक्ट, जी